जी हाँ दोस्तों, ये होने वाला है महासंग्राम वीडियो सेमेस्टर 4 मेजर पेपर 8 हिस्ट्री का महासंग्राम वीडियो। और इसमें जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा दोस्तों वो आपके एग्जाम में आएंगे और इसी के अंदर से आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं आपको आंसर बताऊंगा ना, बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, टोटल जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया ना, वो टोटल आपका 10 क्वेश्चन है। और अगर मैं 5-5 मार्क्स की बात करूँ दोस्तों, तो ये आपका टोटल 4 है, ठीक है। अब हम सभी का क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, एक एक करके आंसर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कौन कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं सेमेस्टर 4 मेजर पेपर हिस्ट्री 8 का, ठीक है। महासंग्राम, खिलाफत आंदोलन पर एक निबंध लिखें, रॉलेट एक्ट पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें, असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना आपको, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट पर एक निबंध लिखें, गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए थे, उसका परिणाम क्या हुआ, कैबिनेट मिशन योजना पर एक निबंध लिखें या कैबिनेट मिशन योजना के गुण दोष की विवेचना करें, पाकिस्तान के निर्माण संबंधी परिस्थितियों की विवेचना करें या भारत के स्वतंत्र होने के कारणों पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन योजना की आलोचनात्मक विवेचना करें और नेहरू रिपोर्ट पर निबंध लिखें। 5 मार्क्स में दोस्तों स्वराज दल पर एक निबंध लिखें, वेवल योजना 1945 की उपलब्धियों का वर्णन करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वामपंथियों एंड कांग्रेस मंत्रिमंडल के कार्यप्रणाली, ठीक है। उसमें से देखिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में जो आंसर बताऊंगा ना, वो बताऊंगा खिलाफत आंदोलन पर एक निबंध लिखे, असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट पर एक निबंध लिखें, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाया गया तो उसके परिणाम क्या हुआ, कैबिनेट मिशन योजना पर एक निबंध लिखें और पाकिस्तान के निर्माण संबंधित परिस्थितियों का विवेचना करें। एंड नेक्स्ट आपको बताएंगे क्रिप्स मिशन योजना का आलोचनात्मक विवेचना करें। नेक्स्ट बताएंगे नेहरू रिपोर्ट पर निबंध लिखें। बाकी जो जो क्वेश्चन बच गया दोस्तों, जैसे कि रॉलेट एक्ट वाला बच गया हमारा, 1930 का सविनय अवज्ञा बच जाएगा, उसके बाद हमारा बच जाएगा दोस्तों 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हम क्या करेंगे दोस्तों, करवा देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करते हैं। पहला है खिलाफत आंदोलन पर एक निबंध लिखें। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। चाहे क्वेश्चन खिलाफत आंदोलन पर एक निबंध लिखें ऐसा क्वेश्चन दे दे, या तो आपको दे दे खिलाफत आंदोलन के कारण और प्रभावों का वर्णन करें, या तो इसका शुरुआत होने का क्या कारण था, ठीक है। तो किसी भी तरीके से अगर खिलाफत आंदोलन दे दे तो बस आपको ये ट्रिक याद रखना। जी हाँ, बस ये ट्रिक याद रखना, एक छोटा सा ट्रिक है, इसके माध्यम से आपका पूरा का पूरा आंसर इसी पर बेस्ड होगा, ठीक है। देखिए, हम बात कर रहे हैं खिलाफत आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ, क्या है ये चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे, देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था इंग्लैंड यानी जिसको हम लोग ब्रिटिश बोलते हैं और जर्मनी। हालांकि इसमें आप सुने होंगे मित्र राष्ट्र ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आप वो माइंड नहीं करना, आपको बस ये समझना कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था इंग्लैंड, जिसको आप ब्रिटिश बोलिए, ठीक है, वैसे आपको समझ नहीं आएगा। ब्रिटिश जो हमारे ऊपर गुलाम बना करके हम सभी भारतीयों को रखे थे और हमारे ऊपर शासन करने के लिए आए थे, ठीक है। तो एक तरफ ये लोग थे और एक तरफ जर्मनी के लोग थे, और यही दोनों के बीच में क्या चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। अब होता क्या, देखिए, एक हमारा एक जगह है यानी एक राष्ट्र, हमारा एक देश है, ठीक है, तुर्की। अब ये तुर्की किसको मदद करते हैं, जर्मनी को। ये हमारा अंग्रेजों को मदद नहीं करते हैं, ये जो तुर्की है ना वो किसको मदद करते हैं, जर्मनी को मदद करते हैं। ये जो तुर्की है वो किसको मदद करते हैं, जर्मनी को मदद करते हैं। अब ये ब्रिटिश वाले यानी जो अंग्रेज थे उस फेरा में पड़ गए कि हम क्या करें, हमें तो यहाँ पे साथ नहीं मिल रहा है, और ये तुर्की जो है वो जर्मनी को ही साथ दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुर्की ही क्यों बीच में आ गया, तो तुर्की जो थे वो जर्मनी को साथ दे रहे थे। अब देखिए बात होता क्या, एक खलीफा रहता है तुर्की में, मुस्लिम लोग रहते हैं, और मुस्लिम लोग का जो ये होता है ना धर्मगुरु, ठीक है, वो अपना खलीफा को मानते हैं, ठीक है। जो मुस्लिम लोग थे तुर्की के, वो अपना धर्मगुरु किसको मानते थे, खलीफा को मानते थे, ठीक है। अब खलीफा को मानते थे, और जो भारत में मुस्लिम लोग थे वो भी तुर्की के खलीफा से ही बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो तुर्की के खलीफा थे इससे दोनों को प्यार था, तुर्की को भी और भारत को भी। अब यहाँ पे देखिए होता क्या, ठीक है, एक तरफ से इधर और एक की तरफ से इधर, दोनों में लड़ाई चल रहा था। जर्मनी को साथ कौन दिया, तुर्की साथ दे दिया, ठीक है। कौन साथ दे दिया, तुर्की साथ दे दिया। उस टाइम भारत कहीं भी कुछ नहीं था, मतलब भारत चुपचाप बैठा हुआ था। अब ये इंग्लैंड यानी अंग्रेज ने ये सोचा कि क्यों ना हम भारत से मदद लें, क्यों ना हम भारत से मदद ले लें। क्या दिक्कत है, तुर्की जर्मनी की तरफ से चल गए तो क्या दिक्कत है, हम जो है सो भारत को मदद ले लेते हैं। अब भारत से मदद लेंगे तो क्या भारतीयों को बोलेंगे कि हमें मदद करो, ऐसे आएंगे? अभी तो वो हम लोग के ऊपर ऑलरेडी मतलब एक दुश्मन की भावना से देख रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज लोग आए थे ना हमारे ऊपर शासन करने के लिए। तो क्या वो आराम से बोलते हैं भारत के लोग उसको मदद करने के लिए चल जाते हैं? नहीं चल जाते। इन लोगों ने एक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया कि देखो भाई, जो खलीफा है ना, कहाँ के खलीफा, तुर्की के खलीफा, ये जो खलीफा है उसको हम नष्ट कर देंगे,
ठीक है। अगर आप नष्ट नहीं करवाना चाहते हैं उसको, तो आप हमें क्या करो, मदद करो। किनको? हिंदू लोगों नहीं, मुस्लिम लोगों, क्योंकि खलीफा से प्यार था मुसलमानों को। ठीक है, तो यहाँ के लोगों से कहा कि अगर आप हमें साथ नहीं दोगे ना, तो जो तुर्की में खलीफा है ना, उसको हम नष्ट कर देंगे। तो जो भारत के मुस्लिम लोग थे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, हम आपको साथ देंगे, लेकिन आप उस खलीफा को हाथ आपको नहीं लगाना, उससे हमको बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर भारत के लोगों ने क्या कर दिया, किसको साथ दे दिया? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशों को साथ दे दिया, यानी उसको मदद मिल गया। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, जब ये युद्ध जीत जाते हैं, युद्ध समाप्त हो जाता है, युद्ध खत्म हो जाता है ना, जब युद्ध क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर से खलीफा को ध्वस्त करने की बात करते हैं कि हम इसको नष्ट कर देंगे। अब भारत वालों को गुस्सा चढ़ता है कि एक तो हमसे मदद ले लिया आप, और आप हमें ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, तब इन लोगों के प्रति गुस्सा उत्पन्न हुआ। उसके बाद भारत में मुसलमानों ने आंदोलन खड़ा कर दिया। अब उसी टाइम भारत के जो हमारे महात्मा गांधी थे, वो देख थे कि कब हमें मुसलमानों का साथ मिले, क्योंकि उन लोगों को साथ लाना बहुत मुश्किल था, हिंदू मुस्लिम को एक साथ करना। अब उसी टाइम महात्मा गांधी को एक मौका मिल गया कि चलो अभी तो ये जो मुस्लिम लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके हैं, और यही एक मौका है जो कि अभी हम लोग अंग्रेज़ों के प्रति बहुत ही सशस्त्र विद्रोह खड़ा कर सकते हैं, और सभी लोग एकता, हम लोग क्या हो सकते हैं, एक साथ एकता होकर के उसके खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। ठीक है, और यही कारण हुआ कि फिर खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है। ठीक है, देखिए खिलाफत आंदोलन पर निबंध परिचय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा तुर्की सुल्तान, ठीक है, तुर्की सुल्तान के साथ किए जाने वाला दुर्व्यवहार कि हम सुल्तान को ध्वस्त कर देंगे। ठीक है, भारतीय मुसलमानों अपने पर विश्वासघात के रूप में देखते थे कि अगर वो खत्म ध्वस्त कर देंगे तो ये हमारा विश्वासघात हो जाएगा, हम लोग का उसमें विश्वास जुड़ा हुआ, हमारा वो धर्मगुरु है। ठीक है, तो इसलिए भारत के लोगों ने उसको मदद किया। इसी विश्वासघात से आघात होकर, यानी कि वो नहीं चाहते थे इसका नष्ट हो जाए। ठीक है, मुसलमानों ने ब्रिटिश शासक के खिलाफ क्या कर दिया, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। मतलब क्या हुआ कि ये चाहते थे उसको हम साथ दें, और साथ दिया भी, लेकिन उन लोगों ने विश्वासघात किया भारतीयों के साथ, और ये मुसलमानों के साथ क्या किया, विश्वासघात किया, और फिर नष्ट करने की बात करने लगे, और इसी के खिलाफ में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया। इसी के खिलाफ में क्या हो गया, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया। अब यहाँ देखिए, खिलाफत आंदोलन जो 1919 से 1922 तक ब्रिटिश में भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक राजनीतिक अभियान है, जो 1919 से 1922 तक चला था। किसके द्वारा? भारत के मुसलमानों द्वारा चलाया गया था। किसके प्रति? ब्रिटिश सरकार के प्रति। भारत में खिलाफत आंदोलन दो आदमी है, मोहम्मद अली और शौकत अली, एक नंबर में आ सकता है। ठीक है, ने शुरू किया। ठीक है, आता है खिलाफत जो आंदोलन है, इसका कारण क्या था? देखिए दोस्तों, शुरुआत में अंग्रेजों द्वारा यह घोषणा किया गया था कि तुर्की की अखंडता और पवित्र स्थलों की रक्षा की जाएगी। मतलब शुरुआत में अंग्रेजों ने इसको क्या आश्वासन दिया कि जो तुर्की में क्या था, जो तुर्की में आपका क्या है, यानी कि धर्मगुरु जो है, खलीफा है, उसको क्या किया जाएगा, उसको रक्षा किया जाएगा, वो पवित्र जो आपका स्थल उसको बचाया जाएगा। अखंडता, अखंडता मतलब उसको खंडित नहीं किया जाएगा, उसको तोड़ा नहीं जाएगा, और उसको रक्षा किया जाएगा। ये भारत के मुसलमानों को आश्वासन दिया गया, जिसके कारण भारतीय मुसलमानों ने इस शर्त पर युद्ध में सहायता करने के लिए तैयार हो गए कि हाँ, हम आपको सहायता देंगे। परंतु युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने वचन का पालन नहीं किया, तुर्की पर अपमानजनक संधि और शर्तें थोप दिया। मतलब पहले बोले कि हम वहाँ पे किसी भी तरीके से कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो फिर से तुर्की पर क्या करते हैं, अपमानजनक संधि और शर्तें थोप देते हैं। ठीक है, जिसके कारण भारतीय मुसलमानों को गुस्सा आ गया, इतना अत्याचार और देखिए फिर जब युद्ध समाप्त हो गया ना, तो अपमानजनक संधि मतलब क्या, और शर्तें क्या चीज़ थोप दिया गया, मतलब बताया गया कि फिर हम इसको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। यहाँ की जो खलीफा शासन व्यवस्था ये जो आप लोग का चल रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, जो धर्मगुरु, इसको हम खत्म कर देंगे। तो इन लोगों को गुस्सा पनपने लगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व लेवल पर, ठीक है, इसको दबाव आने लगा। ठीक है, ये दबाव में आकर के क्या हुआ, अंग्रेजों ने तुर्की पर जो विभाजन की बात करते थे कि तुर्की को हम तोड़ देंगे, विभाजन कर देंगे, टुकड़ा कर देंगे, ये सब चीज़ों को तो इन्होंने फिर रद्द कर दिया। यानी ये सब जो बात बोल रहे थे, इसको फिर क्या कर लिया, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम कुछ नहीं करेंगे। भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। उसके बाद भारत में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। जब ये रद्द कर दिए कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, तो खिलाफत आंदोलन क्यों चलेगा, समाप्त हो गया। अब देखते हैं खिलाफत आंदोलन की मांग क्या था, आखिर भारत के लोग क्या मांग कर रहे थे। तो मांग ये कर रहे थे भारत के मुस्लिम लोग कि तुर्की के सुल्तान को खलीफा बनाया जाए। जो तुर्की के सुल्तान है ना, तुर्की का सुल्तान किसको, खलीफा को, उसी को जो खलीफा है ना, उसी को बनाया जाए। सुल्तान मतलब राजा, शासन मेरा, ठीक है, मेरा राजा, किसको बनाया जाए, खलीफा को ही बनाया जाए। धार्मिक केंद्र को
मुस्लिम शासन के अंतर्गत ही रखा जाए। जो धार्मिक हमारा केंद्र है, मुसलमानों का जो धार्मिक केंद्र है वो क्या हो कि मुस्लिम शासन के अंतर्गत हो। ऐसा नहीं कि धर्म केंद्र मेरा है और इसको चलाए कोई और, ऐसा नहीं। हमारा जो धार्मिक केंद्र है वो मुस्लिम शासक के अंतर्गत ही हो, हमारे ही शासन के अंतर्गत हो, हम ही उसको चलाएं, कोई और यहाँ नहीं चलाएगा इसको, ठीक है। हमारा धर्म और कोई और चलेगा नहीं। तो ये मांग करते थे कि हमारा केंद्र हमारा ही अंदर हो, तुर्की की अखंडता को नष्ट नहीं किया जाए, और जो तुर्की की अखंडता है, खलीफा है, उसको नष्ट ना किया जाए, यहाँ की शासन व्यवस्था को ध्वस्त ना किया जाए, ये मांग था। नेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम एकता में गांधी जी की भागीदारी। अब उसी टाइम गांधी जी ताक में थे कि कब हमें फ़ायदा मिलेगा, और उस टाइम मुसलमानों का अच्छा मौका था फ़ायदा लेने का, ठीक है। तो महात्मा गांधी समझते थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हिंदू मुस्लिम एकता आवश्यक है, हिंदू और मुस्लिम को एकता करना आवश्यक, और ये वही दौर था जिसमें एकता किया जा सकता था। उन्होंने इस अवसर को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सुनहरा अवसर समझा। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को ब्रिटिश शासन के खिलाफ साझा संघर्ष में हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने और मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रवाद के दायरे में लाने का अवसर के रूप में देखा। देखिए, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को ब्रिटिश शासन के खिलाफ, किसके खिलाफ लड़ रहे थे? ब्रिटिश शासन के खिलाफ, और साझा संघर्ष में, और इस संघर्ष में हिंदुओं को और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए इन्होंने क्या क्या प्लान किया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद के दायरे में लाने का अवसर के रूप में देखा गया, और सोचा कि भारत के राष्ट्रवाद की भावना हम उत्पन्न करेंगे हिंदुओं में, मुसलमानों में, ताकि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो सके, और ये अच्छा मौका था इस टाइम। गांधी जी की भागीदारी ने आंदोलन को राष्ट्रीय महत्व प्रदान किया। अब देखिए, यही गांधी जी जो ताक में थे, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इनका भागीदारी से क्या हुआ कि हमें राष्ट्रीय महत्व प्रदान हुआ, यानी कि आंदोलन को राष्ट्रीय महत्व प्रदान हुआ। ये आंदोलन से हमें क्या हुआ, स्वतंत्रता की कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि हमें स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। युवा मुस्लिम नेता और अन्य लोगों के प्रति उनके समर्थन के माध्यम से जो जन आंदोलन चाहते थे। देखिए, और भी यहाँ पे मुस्लिम नेता लोग साथ दिए, इसके साथ साथ अन्य भी लोग समर्थन किए, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या हुआ, जन आंदोलन चाहते थे गांधी जी की, क्या हो, हमारा जन आंदोलन हो ताकि अंग्रेज लोग यहाँ से चले जाएं। खिलाफत आंदोलन का भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, ठीक है। खिलाफत आंदोलन जो भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नए युग की शुरुआत हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ, एक नया युग स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, आंदोलन के कुछ प्रमुख प्रभाव। जब आंदोलन हुआ तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू और मुस्लिम की एकता बढ़ा, ठीक है। खिलाफत आंदोलन ने हिंदू और मुसलमान समुदाय को एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट किया, मतलब ये दोनों ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए क्या हुआ, एकजुट हुए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा। जो स्वतंत्रता का संग्राम लड़ाई चल रहा था उसमें एक नया ऊर्जा आया, ठीक है। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का समर्थन। अब उसी टाइम असहयोग आंदोलन चल रहा था तो इसका भी समर्थन हो गया। तो खिलाफत आंदोलन ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, जिससे आंदोलन को और भी मजबूती मिला, और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ मिला। नेक्स्ट है मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक जागरूकता। खिलाफत जो आंदोलन है ना, वो मुस्लिम समुदाय में राजनीतिक जागरूकता और सक्रियता को बढ़ावा दिया, क्योंकि मुस्लिम नहीं जो आते थे लड़ाई में, अब उन लोगों को समझ में आने लगा और अब उन लोग लड़ाई में भी शामिल होने लगे। आते हैं निष्कर्ष में, तो खिलाफत आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर बना, मतलब बहुत ही मजबूती आंदोलन बना, जो औपनिवेशिक शासक अंग्रेजों के खिलाफ है ना, हिंदू और मुसलमानों के बीच अभूतपूर्व एकता को दर्शाता है। हालांकि यह आंदोलन अंततः खिलाफत के उन्मूलन और आंतरिक सांप्रदायिक तनाव के कारण समाप्त हो गया। अब क्या हुआ कि ये आंदोलन ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाया, बाद में ये क्या हो जाता है, सांप्रदायिक बंटवारे के कारण, ठीक है, ये क्या हो जाता है, इसमें मतलब ताकत ना मिलने के कारण हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट पर एक निबंध लिखें। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका से बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक ट्रिक याद कर लो 1919 वाला, और इसमें 7 अंग्रेजी सदस्य थे, बस आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे और बिल्कुल बहुत ही आसान लैंग्वेज में, ठीक है। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट पर एक निबंध लिखें, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको दे सकता है, या तो साइमन कमीशन अलग दे देगा कि साइमन कमीशन पर एक रिपोर्ट तैयार करें, या तो नेहरू रिपोर्ट पर अलग से दे देगा निबंध लिखें, ठीक है। तो किसी भी तरीके से दे दे, दोनों साथ में दे दे या अलग अलग दे दे, हम दोनों देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक देखेंगे किसका, साइमन कमीशन का, उसके बाद देखेंगे नेहरू रिपोर्ट का, ठीक है। तो देखिए साइमन कमीशन आयोग क्या है, मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। साइमन कमीशन आयोग, देखिए जितना भी आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस सब का सब एक ही चीज़ है कि ब्रिटिश सरकार हमारे भारत में आकर के वो अपने अंदर हम सभी को गुलाम बनाना चाहते थे, भारत को लूटना चाहते थे। तो ब्रिटिश सरकार अपने हैंड में ले लिए थे भारत के सारे कारोबार, और वो अपना शासन व्यवस्था
जो भी शासन व्यवस्था था वो अपने अकॉर्डिंग चला रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से बात स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जो ब्रिटेन लोग थे, अंग्रेज लोग, ये तो बहुत पहले आए थे यहाँ पे, लेकिन 1919 में ब्रिटेन की जो सरकार थी ना, वो एक अधिनियम लाना चाहती थी, भारत शासन अधिनियम। 1919 में वह एक अधिनियम लाना चाहती थी, 1919 भारत शासन अधिनियम। तो ये अधिनियम में ये बताया गया, भारत के लोगों को ये बताया गया कि ये अधिनियम पास होने दो। 1919 जो अधिनियम है जो हम बना रहे हैं, ऐसा ब्रिटिश सरकार का कहना था कि जो हम नियम बना रहे हैं ना भारत में 1919 का, इसको लागू होने दो। जैसे ही ये लागू हो जाएगा ना अधिनियम, उसके कितने वर्ष के बाद, जस्ट 10 वर्ष के बाद हम क्या करेंगे, एक नया आयोग बनाएंगे। ठीक है, हम भारत आप आने के आप लोगों के लिए ही एक क्या बनाएंगे, नया आयोग बनाएंगे, और इसमें हम जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे कि आप लोग कितना आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि भारत के लोग मांग कर रहे थे ना कि ब्रिटिश वाले तुम लोग चले जाओ यहाँ से। ब्रिटिश सरकार से मांग कर रहे थे कि तुम लोग जो गुलाम बना करके हम सभी भारतीयों को रखे हैं, वो आप लोग यहाँ से चले जाओ, हम लोग खुद से राजपाट चलाएंगे। तो ब्रिटिश सरकार का कहना था कि जब तक आप लोग एक पैर पे नहीं खड़ा हो जाओगे, अच्छा से नियम कानून नहीं बना लोगे, तब तक हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ों के लिए 10 वर्ष बाद अंग्रेजों ने एक नया आयोग बनाना चाहते थे, जिसमें वो जांच करना चाहते थे कि क्या भारत के लोग अपने पैर पर खड़ा होने लायक हो गए हैं, कि अभी भी कुछ बचा हुआ है, मतलब नियम कानून अच्छा से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या इन लोगों ने भारत के लोगों से प्रॉमिस करवाया कि 1919 में जो भारत शासन अधिनियम हम जो ला रहे हैं उसको पास होने दो किसी तरीक़े से। ठीक है, उसके बाद जैसे ही 1919 के बाद 10 वर्ष होगा, यानी कि 1929, वैसे ही एक नया आयोग लाएंगे, और उस नया आयोग में हम जांच करेंगे, भारत में हम जांच करेंगे कि यहाँ का शासन व्यवस्था ठीक ठाक है या नहीं है। जब ठीक होगा तो हम छोड़ करके चले जाएंगे। तो भारत के लोगों ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो इसको 1919 के बाद 1929 में लाना चाहिए था फिर से अधिनियम, 10 वर्ष बाद बोला गया था, लेकिन ये हड़बड़ी में इतना थे कि 1927 में ही अधिनियम ला दिए, मतलब 2 साल पहले ही। 29 में लाना चाहिए था, लेकिन ला दिए 1927 में ही, और ये 1927 में ही ला दिया, जिसका नाम था साइमन कमीशन, और वही हम लोग पढ़ रहे हैं। लाना चाहिए तो 1929 में, लेकिन 1927 में ही ला दिए। अब भारत के लोग परेशान हो गए, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए था भारत के लोगों को। क्या चीज़ का टाइम, तो ताकि अपने कानून व्यवस्था वगैरह अच्छा से बना सकते थे, या तो फिर अगर इनको टाइम नहीं चाहिए होता था तो ये इतना जल्दी लाएँ क्यों, आखिर क्या चीज़ का इसको हड़बड़ी था। ठीक है, तो इसकी वजह से भारत के लोगों ने क्या हो गया, उनके अंदर असंतोष की भावना जग गया। अब बात ये नहीं था कि 1929 का जगह में ये 1987 में कानून ला दिए तो भारत के लोग नाराज हो गए। मेन कारण ये नहीं था। मेन कारण क्या था, सो देखो, चलो ठीक है 1929 का था, कोई बात नहीं, 1927 में ही ला दिए। अब क्या हुआ कि जब साइमन कमीशन आ भी गया, तो जो इसमें सदस्य लोग थे ना, काम करने वाले, विचार करने वाले, देखने वाले, जाँच पड़ताल करने वाले, वो कौन लोग थे, 7 सदस्य थे। इसमें 7 अंग्रेजी सदस्य थे, भारत के एक भी लोग नहीं थे। मतलब भारत में जांच पड़ताल होगा और भारत के एक भी लोग नहीं थे। सारा का सारा जो सदस्य थे ना, वो अंग्रेज के ही थे, यानी 7 का 7 सदस्य कहाँ के थे, अंग्रेज के ही थे। ठीक है, अंग्रेज के ही सदस्य थे। उसके बाद भारत के लोगों को गुस्सा चढ़ा, उसके बाद कहने लगे कि साइमन गो बैक, यानी जो साइमन लोग थे ना, यानी जो ब्रिटिश वाले लोग थे, ठीक है, जो इसमें 7 जो सदस्य थे, उसको बोलने लगे भारत के लोग कि साइमन गो बैक, कि आप लोग यहाँ से गो बैक, यानी कि चले जाओ, जहाँ से आए हो वहाँ से चले जाओ, अब हम छोड़ेंगे नहीं, चले जाओ, ऐसा करके। ठीक है, इसलिए इसका नारा दिया गया साइमन गो बैक। ठीक है, मतलब ये तो ठीक ठाक अभी आ ही रहे थे, लेकिन जब अंग्रेज 7 सदस्य के 7 सदस्य अंग्रेज ही थे, भारत के एक लोग को भी शामिल नहीं किया गया था, तब भारत लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे साइमन कमीशन क्या है, उसके बाद हम लोग समझेंगे नेहरू रिपोर्ट। देखिए, पहले आते हैं साइमन कमीशन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, और मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं दोस्तों, देखिए ये सब जितना कार्यकाल हुआ था, ये जितना भी सारा कार्यकाल हुआ था, उस टाइम ब्रिटिश के कौन सा सरकार भारत में शासन चला रहे थे, तो ये कमीशन ही चला रहे थे, यानी कि इसका भी नाम क्या था, जॉन साइमन ही था, और इसी के नाम पर इसका पड़ा था जॉन साइमन। ठीक है, यानी इस टाइम जो यहाँ पे भारत में जो आए थे ब्रिटिश सरकार, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था हमारा ये जॉन साइमन, और जॉन साइमन के कारण ही साइमन कमीशन नाम पड़ा है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम भारत में जो शासन व्यवस्था चला रहे थे, जो गुलाम बना करके रखे थे, वो कौन व्यक्ति थे, यानी कौन सरकार थे, वो साइमन थे। इसी की वजह से इसका नाम पड़ा साइमन कमीशन।
आगे देखिए साइमन कमीशन। साइमन कमीशन एक ब्रिटिश आयोग है। कहाँ का आयोग है? ब्रिटिश आयोग है, जिसकी स्थापना 1927 में भारत में सुधार की जांच करने के लिए किया गया था कि भारत में सुधार किया जाएगा। और इस आयोग का नाम इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। सर जॉन साइमन ये के क्या थे? ये भारत के लोग नहीं थे, ये ब्रिटेन के थे जो आए थे भारत कब्जा करने के लिए, भारत पे चलाने के लिए, भारत की शासन व्यवस्था को देखने के लिए। ठीक है, सर जॉन साइमन, और इसी के नाम पर इसको रखा गया। ये साइमन कमीशन का गठन कैसे होता? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि इस अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगा कि भारत प्रगति के किस रास्ते पर है और क्या क्या बदलाव की जरूरत है। मतलब भारत अभी कहाँ तक बढ़ा है, क्या हम छोड़ करके चले जाएंगे तो भारत खुद के पैरों पर खड़ा हो पाएगा या कुछ और भी बदलाव करने की जरूरत है। ठीक है, ये सब चीज़ों का जाँच पड़ताल किया जाएगा। जब हम एक और क्या लाएंगे, एक और हम अधिनियम लाएंगे, एक और हम आयोग बनाएंगे। ऐसा साइमन कमीशन वालों लोगों का कहना था कि 1919 के बाद 10 साल के बाद। लेकिन हुआ क्या देखिए, आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्ष बाद की जानी चाहिए था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया, 2 वर्ष पुरानी 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में कर दिया, क्योंकि उससे डर की आशंका था। ठीक है, अब देखिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। भारत के लोगों द्वारा साइमन कमीशन को बहिष्कार कर दिया गया। क्यों? देखिए साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों का सातों सदस्य ब्रिटेन के ही थे, ब्रिटिश की सरकार और ब्रिटिश के ही सदस्य थे। उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, जिसके कारण भारतीयों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। यही कारण है कि भारत के लोगों ने साइमन गो बैक का नारा लगा दिया कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, यहाँ से चले जाओ, है ना। हालांकि साइमन कमीशन का भारत में व्यापक विरोध हुआ। साइमन कमीशन का भारत में क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा व्यापक मात्रा में विरोध हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस विरोध के कारण आयोग की रिपोर्ट को भारतीय ने अस्वीकार कर दिया। अब इस विरोध, भारत के लोग विरोध कर रहे थे, तो क्या साइमन जो कमीशन था उसका रिपोर्ट को स्वीकार करेंगे? भारत के लोग नहीं, इसके रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, मतलब कि हम इसमें सहमत नहीं है। उसके बाद देखिए 1927 में ही मद्रास में हुई बैठक, उसी समय मद्रास में एक बैठक होता है साइमन कमीशन को ही लेकर के। ठीक है, जो कि किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा बैठक किया गया था। उस टाइम क्या था, कांग्रेस पार्टी जो भारत के थे, इन्होंने आयोग से दूर रहने का फैसला लिया कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। ये जो हिंदू लोगों का पार्टी था कांग्रेस पार्टी, इन्होंने वहाँ पे शामिल होने से मना कर दिया। उसी समय मुस्लिम लीग ने भी इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। जो इसके मुस्लिम लीग के एक व्यक्ति थे जिसका नाम क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने भी उसमें बैठने से इनकार कर दिया और इसका आलोचना किए। यानी जो अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था साइमन कमीशन, इसका इन लोगों ने क्या किया, आलोचना किया, बुराई किया। नेक्स्ट, जब आयोग भारत पहुंचा, अब जब भारत आयोग कहाँ पे पहुंचा, भारत पहुंच गए, तो लोगों ने पूरे देश में साइमन वापस जाओ के नारा लगाए कि तुम लोग वापस चले जाओ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, है ना। हड़तालें भी किया गया, काले झंडा दिखाया गया। काले झंडे किसका प्रतीक होता है दोस्तों? दुखी का प्रतीक होता है। ठीक है, अधिकारियों ने इस विरोध को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज जैसे बल का इस्तेमाल किया। अब देखिए भारत के लोग सामने खड़ा हो गए, क्या ये आप लोग को यहाँ नहीं आने देंगे, मतलब बहुत बड़ी संख्या में। अब इसको निपटारा करने के लिए, इससे निपटारा होने के लिए अंग्रेज लोग क्या करते थे, लाठीचार्ज करते थे, यानी कि भारतवासियों पर लाठी चलाते थे। साइमन कमीशन का सिफारिश। अब साइमन कमीशन का सिफारिश क्या था, है ना, इसका सिफारिश क्या था? तो देखिए वो क्या चाहते थे। तो सबसे पहला चाहते थे कि द्विवेद शासन प्रणाली को समाप्त करना, यानी कि भारत में द्विवेद शासन प्रणाली को समाप्त किया जाए। द्विवेद शासन मतलब था 2 सरकार, जैसे अभी हमारे झारखंड में एक सरकार है और एक भारत सरकार, यानी एक केंद्रीय सरकार और एक राज्य सरकार, 2 सरकारें होती है। ठीक है, और दोनों सरकार मिलकर चलाती है। झारखंड में भी दोनों सरकार का हाथ है, झारखंड सरकार का भी और भारत सरकार का भी, यानी केंद्र सरकार। तो इसको समाप्त करना चाहते थे कि 2 सरकार नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसे प्रणाली को रोकना चाहते थे, है ना। यहाँ पे इस प्रणाली को लिख देते, ठीक है, इस प्रणाली को रोकना चाहते थे जिसमें अधिकारियों और मंत्रियों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। देखिए द्वैध प्रणाली में किसके बीच शक्तियों का बंटवारा होता है? अधिकारियों के बीच और मंत्रियों के बीच। अधिकारी और मंत्री का बीच का मतलब ही हो गया दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का क्या होता है? विभाजन होता है, और इसको समाप्त करना चाहते थे। स्थानीय प्रतिनिधित्व को बनाना, ये चाहते थे क्या हो कि स्थानीय प्रतिनिधित्व को बनाना, मतलब केंद्र और राज्य दोनों में सरकार नहीं हो, सिर्फ केंद्रों में सरकार हो, सिर्फ राज्यों में सरकार हो। ठीक है, प्रांतों मतलब राज्य में निर्वाचित सरकार की स्थापना करें ताकि लोगों की बात सुनी जा सके। ये चाहते थे कि 2 सरकार ना हो, एक ही सरकार हो, और एक राज्य है तो वहाँ का सरकार वहीं हो,
बिहार है तो बिहार का सरकार बिहार ही हो, इसके ऊपर का कोई एक और सरकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब हर एक राज्य में एक एक सरकार होना चाहिए और वहाँ की जनता उसको खुद से वोट देगी और वो सरकार वहाँ के जनता की समस्या को देखेगी और निपटारा करेगी, उसके ऊपर कोई भी सरकार नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल को अधिकार, ये राज्यपाल को अधिक अधिकार देने की बातें करती है। ठीक है, राज्यपाल को प्रशासन और सुरक्षा मामलों के लिए शक्तियां प्रदान करना, कि शक्तियां उसको और प्रदान किया जाए। उच्च न्यायालय पर नियंत्रण, भारत सरकार को उच्च न्यायालयों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। इस सिफारिश में कहा गया था कि भारत सरकार को उच्च न्यायालय पर क्या होना चाहिए, पूर्ण नियंत्रण, यानी कि पूरा का पूरा नियंत्रण होना चाहिए। नेक्स्ट है सीमित मताधिकार, यानी कि हर कोई मतदान नहीं कर सकता, यह सार्वभौमिक मताधिकार नहीं है। देखिए इनका क्या कहना था, इस सिफारिश में कहा गया कि सीमित मताधिकार, अभी भारत के हर एक लोग वोट दे सकते हैं जिसका उम्र 18 वर्ष है या उससे अधिक है ना, हर कोई क्या कर सकता है, वोटिंग कर सकता है। लेकिन इस सिफारिश में कहा गया था कि हर कोई मतदान नहीं कर सकता है, हर कोई वोट नहीं दे सकता है, यह सार्वभौमिक मताधिकार नहीं है, यह सबके लिए नहीं है, इनका ये कहना था। ठीक है, अब आते हैं निष्कर्ष में। तो साइमन कमीशन, देखिए हाँ सॉरी, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ तक अभी हम लोगों ने देखा साइमन कमीशन के बारे में। अब नेहरू रिपोर्ट हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं, नेहरू रिपोर्ट पर ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो बना दिया, अगर नहीं देखा तो जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर क्वेश्चन साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट दोनों पर आ जाता है, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट अगर क्वेश्चन दोनों पर दे देता है तो दोनों को एक साथ ऐड करके लिख देना है, कम से कम 5 पेज में। ठीक है, और अगर किसी एक पर देता है तो साइमन कमीशन पर देगा तो सिर्फ साइमन कमीशन लिखिएगा, और अगर नेहरू रिपोर्ट पर देगा तो सिर्फ नेहरू रिपोर्ट लिखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हम सिर्फ साइमन कमीशन का चर्चा किए हैं, नेहरू रिपोर्ट का हम अलग से वीडियो बना दिए। ठीक है, अब निष्कर्ष, साइमन कमीशन 1927 में भारत के स्वतंत्र संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना है। देखिए साइमन कमीशन जो 1927 है ना, वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना है, स्वतंत्रता में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, और यही सब वजह से तो धीरे धीरे आंदोलन तेज होते गया और 1947 में जाकर हमें आज़ादी मिला है ना। अपने देश के भविष्य को तय करने में भारतीयों को पूरी तरह से शामिल ना करने के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और राष्ट्रवादी जोश फिर से भड़क उठा। मतलब सबसे पहले ये था कि इस शामिल यानी कि यहाँ पे जो कानून लाया गया था ना, यानी कि देखिए अपने देश के भविष्य को तय करने में, यानी कि वहाँ पे जो जांच पड़ताल हो रहा था तो उस कमीशन में सातों का सातों कौन थे, अंग्रेज थे, और भारत का भविष्य तय हो रहा था, है ना। तो अपने भारत के भविष्य तय हो रहा था तो उसमें एक ना एक भारतीय होना चाहिए, है ना। तो भारतीयों को पूरी तरह से शामिल ना करना, उसमें भारतीयों को पूरा तरीके से शामिल नहीं किया गया, भारत के लोग एक भी नहीं थे, जिसके कारण बड़े पैमाने पर विरोध किया गया भारत के लोगों द्वारा, और राष्ट्रवादी भावना इन लोगों के अंदर उमड़ने लगा, है ना। और इसी की वजह से असहयोग आंदोलन के बाद, यानी कि उसी समय कुछ समय के बाद असहयोग आंदोलन भी होता है, उसके बाद कुछ हद तक कम हो गया। उसके बाद क्या हुआ था कि यह जो भड़क है ना, जो भड़क उठा, जो असहयोग आंदोलन के बाद ही धीरे धीरे शांत होने का नाम लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाया गया, तो उसके परिणाम क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रिक से आपको 2 क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, बस आपको ये ट्रिक याद रखना है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बनेगा। कौन कौन क्वेश्चन बनेगा कि गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए थे और इसके परिणाम क्या हुआ, या तो फिर गोलमेज सम्मेलन क्या है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तीसरे गोलमेज सम्मेलन क्या है, या तो फिर देते गांधी इरविन समझौता और इसके मुख्य शर्तों का वर्णन करें। ठीक है, जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो अगर आपको ये दोनों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे देता है, आपको आंसर सेम लिखना होगा। ठीक है, जब आप वीडियो को देखोगे, पूरा फुल वॉच करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रिक की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए बात चल रहा है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन का मतलब जहाँ पे सभी लोग गोल होकर के बैठते हैं, बातें करते हैं, ठीक है, वो सम्मेलन। देखिए क्या होता है कि हम सभी को पता है कि ब्रिटिश शासक हमें अपना गुलाम बनाए थे। ठीक है, हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि तुम यहाँ से चले जाओ चले जाओ। ठीक है, इसी के बीच में क्या होता है, गांधी जी कुछ मांगे करते हैं ब्रिटिश सरकार से, कुछ मांगे 11 बातें यानी 11 मांग करते हैं, जिसको बोला गया 11 सूत्री मांग। अब वो अंग्रेज देने से इनकार कर देते हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा नमक पर भी बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा दिया गया था, कर वगैरह लगा दिया गया था, सब लोग परेशान हो गया था। तो भारत के जो गांधी जी समेत बहुत सारे लोगों ने क्या किया, कुछ अंग्रेजों से, ब्रिटिशों से कुछ मांगे, 11 सूत्री मांग रखा, लेकिन वो देने से मना कर दिए। उसके बाद ये सम्मेलन इतना तीव्र गति पकड़ लिया, नमक दांडी यात्रा, ठीक है, इतना तेज हो गया कि अंग्रेज लोगों को अब डर लगने लगा कि रे बाप रे, अब क्या होगा, लगता है कि अब हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा। उसी के बीच में ये सम्मेलन बैठक बुलाया जाता है, क्या हो, बैठ के बातें करते हैं जो भी है सो। लेकिन गांधी जी कहाँ सुनने वाले, नहीं मुझे दांडी यात्रा करने दो तो करने दो। ठीक है, तो देखो गोलमेज सम्मेलन कैसे होता है, जब कुछ मांगे रखा जाता है गांधी जी के द्वारा तो वो नहीं दिए जाते हैं उसको। उसके बाद
क्या होता है कि सम्मेलन होता है, प्रथम सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन और तीसरा सम्मेलन। ये सम्मेलन वैसे नहीं होता, जब गांधी जी को बुलाया जाता है सम्मेलन में तो वो नहीं आते कि नहीं आप लोग वैसे नहीं मानोगे, मुझे क्या करने दो, दांडी यात्रा करने दो, ठीक है। तो 3 सम्मेलन होता है, प्रथम सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन और एक तीसरा सम्मेलन। प्रथम सम्मेलन 1930 से 1931 तक और दूसरा सम्मेलन भी 1931 से 1931 तक चला था, ठीक है। तीसरा सम्मेलन 1932 से 1932 में खत्म हो गया, ठीक है। तो ये है सम्मेलन, ये भी लंदन में हुआ था, ये भी लंदन में, ये भी लंदन में, तीनों सम्मेलन लंदन में ही हुआ था, ठीक है। देखिए प्रथम सम्मेलन आने जब प्रथम बैठक हुआ था ना तो उस टाइम गांधी जी इसमें शामिल नहीं थे, यानी कि कांग्रेस या गांधी जी, कांग्रेस ही तो हमारा गांधी जी के थे ना, तो वो शामिल नहीं थे। वो कहाँ पे बिजी थे, उधर ये जो नमक के लिए जो दांडी यात्रा कर रहे थे ना उधर वो बिजी थे, ठीक है। तो नहीं आ पाए थे, उसकी वजह से ये सम्मेलन खत्म हो गया। फिर से दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया, ये भी लंदन में। अब इस सम्मेलन में क्या हुआ, गांधी जी और कांग्रेस के जो लोग थे ना वो शामिल हुए हैं इसमें, गांधी जी शामिल हुए और भीमराव अम्बेडकर भी शामिल हुए, लेकिन ये दोनों में मुठभेद हो गया, आपसी में विवाद हो गया यही दोनों में, जिसकी वजह से ये भी सम्मेलन क्या हो गया, सक्सेस नहीं हो पाया, ये भी सम्मेलन खत्म हो गया। फिर तीसरा सम्मेलन का बैठक होता है, ये भी लंदन में ही होता है। इसमें कांग्रेस वाले भी रहते हैं, गांधी जी भी रहते हैं और इसके साथ साथ मुख्य मैन और भी ऐसे जो लोग थे वो यहाँ पे क्या थे, शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। कांग्रेस प्लस मुख्य और भी मतलब मैन जो व्यक्ति थे इसमें शामिल नहीं हुआ था और कुछ लोगों को तो न्योता भी नहीं दिया था आने के लिए कि यहाँ पे बैठक होगा, सो ठीक है। आने की इसमें कांग्रेस शामिल हुए, गांधी जी इसमें नहीं हुए, इसमें भी शामिल हुए, लेकिन ये भी सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि दोनों के बीच में क्या हुआ, मतभेद हो गया और इसमें शामिल हुए नहीं, इसमें भी शामिल नहीं हुए, मतलब सिर्फ एक ही में इसी में शामिल हुए थे, इसमें भी शामिल नहीं, इसमें भी शामिल नहीं, इसकी वजह से एक भी सम्मेलन सक्सेस नहीं हो पाया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए दोस्तों, इसी के बीच में गांधी इरविन पैक्ट होता है। ये कब होता है, देखिए जब प्रथम सम्मेलन होता है इसमें गांधी जी नहीं आते हैं कि नहीं मुझे दांडी यात्रा करने दो, नहीं आते हैं, ठीक है। जब वो गांधी जी नहीं आते हैं ना तो बोलते चलो कोई बात नहीं, अगर आप प्रथम सम्मेलन में नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, आप दूसरे सम्मेलन में आओ। तो गांधी जी दूसरे सम्मेलन में भी आने से मना कर देते हैं, ठीक है। अभी गांधी जी को कौन बात ये समझा रहे हैं, तो ये समझा रहे हैं जो ब्रिटेन के उस टाइम जनरल गवर्नर थे, कौन, इरविन, उस टाइम कौन थे, इरविन थे। और ये सब उसी के शासनकाल में होता ना, इरविन के शासनकाल में। तो इरविन जी उसको समझा रहे कि गांधी जी आप आ जाइए, प्रथम सम्मेलन में नहीं आ पाए कोई बात नहीं, दूसरा सम्मेलन में आइए। तो वो नहीं आएंगे जब तक मेरा मांग को नहीं रखा जाएगा। तो बोलते हैं अच्छा चलिए ठीक है, हम और आप, केवल हम और आप, यानी गांधी जी और इरविन दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, बैठक करेंगे और सिर्फ हम और आप रहेंगे और आपके जितने सारे मांग है वो सारे मांगों को हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। बस ये फुसला रहे हैं और बाद में मांगे पूरा नहीं होता है। तो फिर गांधी जी और इरविन पैक्ट के बीच में क्या होता है, इरविन के बीच में क्या होता है, समझौता होता है। उसके बाद ही गांधी जी फिर दूसरा सम्मेलन में कदम रखते हैं, नहीं तो वो नहीं रखते हैं, ठीक है। बीच में उसको फुसलाया गया था। तो ये था सब कुछ, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सबसे पहले आते हैं भूमिका। नमक यात्रा के कारण, जब नमक का यात्रा चल रहा था, दांडी यात्रा, ठीक है, जब नमक की यात्रा चल रहा था तो के कारण अंग्रेजों को यह एहसास हुआ था कि अब इनका राज बहुत दिनों तक नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। मतलब भारत लोगों को भी अपने में शामिल करना पड़ेगा, कहीं भी अगर नौकरी है तो भारत को भी दो, अगर कहीं कानून बनाना है तभी भारत को शामिल करो, मतलब हर एक सत्ता में भारत को शामिल करना पड़ेगा, नहीं तो अब दिक्कत होगा। इसीलिए तो बैठक बुलाया गया था ना। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन शुरू किया कि गोलमेज सम्मेलन रखा जाता है, आप लोग अभी मतलब भड़को नहीं, आओ बैठ के बात करते हैं। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा की, यानी कि अंग्रेज सरकार चाहते थे कि हम भारत के जो संविधान है इसमें हम सुधार करेंगे, आपके नियम कानून में सुधार करेंगे, मतलब आपको बेहतर, आपके देश को हम क्या करेंगे, बेहतर बनवाएंगे। 1930 से 32 के बीच में सम्मेलन की एक श्रृंखला के 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है। 1930 से 1932 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है, ठीक है। उसमें से अब देखते हैं गोलमेज सम्मेलन और उसका प्रभाव। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 से 1931 में होता है, ठीक है। और तीसरा गोलमेज जो सम्मेलन है 1932 से 1932 से, मतलब 1932 में, एक 1931 में और एक 30 से 31 तक चलता है, ठीक है। आते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 से 31 तक चला था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से में लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया क्योंकि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थे। उधर दांडी यात्रा, उधर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था ना उसमें उधर क्या थे, वो पीजी थे, उधर व्यस्त थे। क्या चल रहा था उस टाइम, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा की गई, ठीक है। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से भारत में संवैधानिक सुधार कैसे किया जाएगा ये सब चीज़ों पर चर्चा किया गया था, ठीक है। इसमें मुस्लिम लीग थे, हिंदू लोग भी थे, महासभा और अन्य दलों ने इसमें भाग लिया, मतलब बहुत सारे लोगों ने शामिल लिया, लेकिन गांधी जी इसमें नहीं थे क्योंकि वो आंदोलन में बिजी थे।
सम्मेलन के परिणामस्वरूप भारत में संवैधानिक सुधारों की दिशा में कुछ कदम उठाए गए, लेकिन यह सम्मेलन को पूरी तरह से सफल नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें गांधी जी नहीं शामिल थे, इसलिए सफल नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी नहीं थे और इसके निर्णय को लागू करने में कठिनाइयाँ आई और फिर उसके बाद ये निर्णय सक्सेसफुल से लागू नहीं हो पाया, क्योंकि गांधी जी नहीं थे। अब उसी टाइम क्या होता है, जब गांधी जी वहाँ पे शामिल नहीं होते हैं तो उसी टाइम इरविन वहाँ के जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, गवर्नर जनरल थे, वो गांधी जी को समझाने का प्रयास करते हैं। तो उसी टाइम एक और भी पैक्ट होता है, बैठक होता है, गांधी और इरविन पैक्ट, ये दोनों के बीच में ही सिर्फ होता है 1931 में। यह समझौता 5 मार्च 1931 को वायसराय इरविन एवं गांधी जी के बीच में दिल्ली में हुआ था, ठीक है, अतः इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौता में इस प्रकार से कहा गया कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करेंगे। पहला तो ये बताया गया कि आप इस आंदोलन को क्या कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। दूसरा शर्त ये रखा गया कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, कि आप क्या करेंगे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, या हमें क्या कीजिए, प्रॉमिस कीजिए हमसे। तीसरा में ये बात कहा गया कि सरकार उन सभी राजनीतिक जो बंदियों को रिहा करेंगे जिन पर हिंसा का कोई मुकदमा नहीं है, मतलब जिसको जेल में डाल दिया गया था बिना कोई गलती का, जिस पर कोई मुकदमा ही नहीं था, फिर भी उसको डाल दिया गया था जेल में, उस सबको क्या करेंगे, ब्रिटिश सरकार बाहर निकालेंगे, जिस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया था, जो शामिल नहीं थे, ठीक है, जो आंदोलन में शामिल नहीं थे और उसको अंदर कर दिए गए, तो उसको भी हम बाहर कर देंगे। ये गांधी जी को फुसलाया जा रहा है। राजनीतिक बंदियों की जब्त की गई संपत्ति वापस की जाएगी, और जो बंदी लोगों को जो संपत्ति को भी क्या किया गया था, कब्जा में ले लिया गया था, उसको संपत्ति को भी हम क्या कर देंगे, लौटा देंगे। ऐसा कहना है किसका, ब्रिटिश सरकारों का। नेक्स्ट क्या कि भारतीय का नमक बनाने का अधिकार प्राप्त होगा, कि जो भारत के लोगों को नमक बनाने का अधिकार नहीं प्राप्त है, उस पर ज़्यादा अधिक मात्रा में जो कर लगा दिया गया टैक्स, उस पर भी हम क्या करेंगे, उस पर भी आपको हम अधिकार देंगे कि आप भी क्या करें, नमक बनाएं, ठीक है। ऐसा इसलिए ताकि इसको फुसलाया जा रहा है, ठीक है। इस समझौता के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी ने 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से नहीं बचा सके, यही समझौता के कारण ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो देखिए अब तो इसमें गांधी जी शामिल हो जाएंगे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 24 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। ये आप याद रखेंगे क्योंकि 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। इस समय महात्मा गांधी ने वहाँ पे शामिल हुए। हालांकि यह सम्मेलन असफल रहा क्योंकि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में क्या हो गया, मतभेद हो गया, ठीक है, क्या हो गया, मतभेद हो गया। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अब देखिए जब ये सक्सेस नहीं हो पाया दूसरा सम्मेलन, तो जो गांधी जी छोड़ करके आए थे ना सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से स्टार्ट कर दिए और ब्रिटिशों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। अब आता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में चलता है। तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता क्योंकि असफल हो गया था ना दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, उसके बाद 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसमें कुछ ही प्रतिनिधियों ने भाग लिया, सारे लोग इसमें भी शामिल फिर से नहीं लिए। इस सम्मेलन में प्रमुख राजनीतिक समूह और नेता उपस्थित नहीं थे, जो मेन नेता थे वो उपस्थित ही नहीं थे, या तो फिर उसे आमंत्रित नहीं किया गया था, ठीक है। इसमें कांग्रेस भी भाग नहीं लिया। देखो यहाँ पे कम है, ठीक है, कम भागीदारी के कारण, यानी कि कम लोगों के शामिल होने के कारण ये सम्मेलन में कोई बड़ी और पर्याप्त चर्चा भी नहीं हो पाया, मतलब अच्छा से चर्चा इसमें नहीं हो पाया, जैसे तैसे हुआ। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना पर एक निबंध लिखा या हो सकता है चेंज करके भी दे दे। हेलो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो आज के बाद आप मेरे वीडियो को मत देखना, ठीक है। बिल्कुल इस क्वेश्चन को इतना हार्ड क्वेश्चन है कि इसको मैं बिल्कुल कहानी के जैसा, एक भी चीज़ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं आपको कहानी की जैसा बता दूंगा, ठीक है। आपके माइंड में हमेशा क्लियर सेट हो जाएगा, ठीक है। और एक हम आपको डायग्राम भी बनाए, वो डायग्राम अगर हम आपको दिखा देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये वीडियो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा जाओ और एग्जाम में लिख दो, ठीक है। ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 पर एक निबंध लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम समझाएंगे, उसके बाद जो मैंने लिखा है वो समझाएंगे, तो आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आएगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, ये है वो डायग्राम, ठीक है, जिसके मदद से आपको पूरा कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जो हुआ था आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना, बस आपको ये वाला चीज़ें फिगर में माइंड सेट करना है, ये समझ जाना है, उसके बाद आपको यूं ही बहुत ही आसान तरीका से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये क्या है, देखो दोस्तों ये जो बात है ना वो 2 चीज़ों पर डिपेंड है, एक ब्रिटिश सरकार पे और एक भारत पे,
ठीक है। भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम, क्योंकि ये 1946 का बात है। हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हुआ। तो 1946 जिस टाइम जंजीरों में, अंग्रेजों के हाथों में, ब्रिटिशों के हाथों में था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो ही चीज़ का बात चल रहा है, एक भारत सरकार का एक भारत का बात चल रहा है। उस टाइम भारत नहीं था, बट यहाँ पे अभी समझो, अभी के लिए ये भारत का बात चल रहा था, यानी हम भारतवासियों के लिए, और एक ब्रिटिश सरकार के लिए, ठीक है। बस यही दोनों का बात है। हुआ कुछ इस प्रकार से दोस्तों, आपको पता है कि पहला विश्व युद्ध हुआ था, खत्म हो गया। फिर 1939 से लेकर के 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। अब जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ ना, उस टाइम ने ब्रिटिश वालों ने क्या किया, जीत गया। दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म हो गया और इसमें जीत हुआ ब्रिटिश सरकार का, ठीक है। यानी ब्रिटिशों का क्या हो गया, जीत हो गया। अब जब ब्रिटिश का जीत हुआ तो उस टाइम में ब्रिटिश में प्रधानमंत्री बनने के लिए उसी टाइम चुनाव हुआ। जब ये दूसरा विश्व युद्ध जीत गया तो ब्रिटिश में क्या हुआ, ये यहाँ भारतवासियों के लिए बात नहीं चल रहा है, ये ब्रिटिश वालों का बात चल रहा है, ठीक है। जब उसने ब्रिटिश में 1945 का युद्ध जीत जाता है ना, तो वहाँ का सरकार बनने के लिए चुनाव होता है, ठीक है। क्या होता है, वहाँ का ब्रिटिश में चुनाव किया जाता है कि अब यहाँ पे जीत तो हम लोग गए, बट अब हम लोग का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो ब्रिटिश में चुनाव किया गया 1945 में। उस चुनाव में जो प्रधानमंत्री बना ब्रिटिश का, उसका नाम था एटली। जो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री बना उसका नाम क्या था, एटली था, ठीक है। अब एटली ने ये सोचा कि अब हम ज़्यादा दिन तक भारत पे कब्जा करके नहीं रह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इसके पहले भी तो बहुत आंदोलन वगैरह चल रहा था भारत में, ठीक है। भारत के लोग जो ब्रिटिश वाले थे उनको जीना हराम कर दिए थे। तो ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो 1945 में जीत चुके हैं दूसरा विश्व युद्ध, अब हम भारत के साथ क्यों लफड़ा में पड़े, ठीक है। बहुत दिन तक राजपाट कर लिए, ठीक है। इसलिए अब क्या किया जाए ना, भारत को बहुत दिन तक हम लोगों ने लूटा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें, भारत में जा करके वहाँ के लोगों को अब हम लोग सौंप देंगे, ठीक है। ये ब्रिटिश सरकार का मानना था कि हम जाएंगे भारत और भारत के लोगों को अब आज़ाद कर देंगे कि अब भारत के लोग अपने तरीक़ा से जियो, ठीक है। और वहाँ का शासन व्यवस्था वगैरह हम लोग सब अपने से बना देंगे। हो सकता है उन लोगों को शासन व्यवस्था कैसे चलाना नहीं चलाना वो सब नहीं पता होगा, तो हम भारत में जाएंगे और वहाँ के सबको एक कर देंगे, समझा देंगे, वहाँ संविधान के बारे में बता देंगे कैसे चलेगा नहीं चलेगा सो, ठीक है। उसके बाद भारत के लोग क्या करेंगे, अपना जिएंगे और खाएंगे, ठीक है। तो ये था यहाँ का पूरा मैटर। तो जब ब्रिटिश सरकार 1945 में जीता, वहाँ प्रधानमंत्री एटली ने बना, तो एटली ने अपने कैबिनेट में, यानी एक ग्रुप समझो, ठीक है। एटली जो प्रधानमंत्री बना था वो एक ग्रुप, जिसको कैबिनेट मिशन बोलते हैं, ठीक है। वहाँ से जो एक अपना ग्रुप के 3 मेंबर को भारत भेजा, 3 मेंबर को, उसका नाम भी आगे बताएंगे, ठीक है। 3 मेंबर को भारत भेजा, जो कि यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। 3 लोगों को भारत भेजा कि जाओ और उन लोगों को बोल देना है कि अब आप लोग आज़ाद होने वाले हो, ठीक है। कि हमें प्रधानमंत्री ब्रिटिश का सरकार ने भेजा है और अब आप लोग आज़ाद होने वाले हो, अब आप लोग अपने तरीक़ा से जियोगे, ठीक है। अब आप पे किसी का गुलामी नहीं होगा। ये समझाने के लिए कैबिनेट मिशन आने की एक ग्रुप आया था भारत। 3 लोगों का एक ग्रुप भेजा था, कौन, ब्रिटिश की सरकार एटली ने। किस लिए, भारत को आज़ाद दिलाने के लिए, ठीक है। अब भारत को आज़ाद दिलाने का मतलब क्या था, सो देखो, भारत को एक करना चाहते थे ब्रिटिश सरकार, भारत को एक करके वहाँ का शासन व्यवस्था उन लोगों को हाथ में दे करके खुद निकल जाना चाहते थे। लेकिन एक भारत में समस्या था, कांग्रेस और मुस्लिम का। कांग्रेस पार्टी वाले चाहते थे कि भारत एक रहे, लेकिन मुस्लिम लीग वाले चाहते थे नहीं, भारत से एक विभाजन, अलग पाकिस्तान बने और हमें पाकिस्तान की मांग हो। आज पाकिस्तान इन्हीं लोगों की वजह से बना है। भारत अगर सभी लोग एक साथ मिलकर रहते तो काश ब्रिटिश सरकार बहुत अच्छे तरीक़ा से भारत को सौंप करके वो चले जाते। लेकिन यहाँ पे एक लड़ाई हो रहा था, कांग्रेस वाले कह रहे थे नहीं, भारत एक ही होगा, पाकिस्तान भी भारत में ही होगा। लेकिन मुस्लिम लोगों का कहना था नहीं, पाकिस्तान हम लोगों का होगा, मुस्लिम लोगों का होगा। तो खुद इन लोगों में क्या हो गया, और झगड़े उत्पन्न हो गया। तो ब्रिटिश सरकार फिर क्या करती, फिर ये जो कैबिनेट मिशन योजना है वो विफल हो गया। क्यों विफल हो गया, क्यों असफल हो गया, बस ये कांग्रेस और मुस्लिम लोगों के कारण ही क्या हो गया, विफल हो गया, असफल हो गया, ठीक है। तो बस यही कहानी अब हम आपको लिख करके समझाएंगे। अब मैं आपको बातों से समझाया, अब मैं आपको लिख करके समझाऊंगा, 100% आपको समझ में आएगा। देखो हम पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा समझाते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा हम चीज़ें पीछे समझा दिया। अगर पीछे नहीं देखें तो बढ़िया से देख लो, ठीक है। देखो इसका सबसे पहले कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 पर था, इस पर एक निबंध लिखने दे देगा। अच्छा कुछ भी आपको दे दे, बस यही आंसर लिखना है, कैबिनेट मिशन योजना अगर देता है तो। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत की समस्याओं के समाधान के लिए मार्च 1946 में एक समिति को भारत भेजा। समिति मतलब वही ग्रुप को भेजा, पीछे मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है, जिससे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो समिति के लोगों को जो भेजा था ना, यानी कैबिनेट के लोगों को जो भेजा था ना, उन्हीं को कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। अगर पीछे नहीं
देखे तो मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूँ कि जा करके पीछे देख लो, ठीक है। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जुलाई 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने जीत गया था 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध, तो वहाँ पे चुनाव हुआ था कि अब यहाँ का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये बात चल रहा है ब्रिटेन का, ठीक है। अब चुनाव हुआ और उस चुनाव में जीत हासिल हो गई किसका? क्लीमेंट एटली, वहाँ का जो प्रधानमंत्री था, ठीक है। उसको आप शॉर्टकट में एटली के नाम से भी जान सकते हो। जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना एटली, ठीक है, वो ब्रिटेन के एक नए प्रधानमंत्री बने। सितंबर 1945 में विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत की समस्याओं के प्रति समाधान का दृष्टिकोण अपनाया। जब उसने वहाँ पर जीत गया, एटली ने वहाँ का प्रधानमंत्री बना, तो उन लोगों उसको ये लगा कि अब हम ज़्यादा दिन भारत पर शासन नहीं कर सकते, इसलिए अब भारत को जो समस्या है उसको हम क्या करें, ख़त्म कर दें और वहाँ के लोगों को बोल देंगे कि अब आप लोग अपने तरीक़े से क्या करो, जियो रहो, ठीक है, अब हम लोग चले, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया एटली ने, तो देखो एटली ने क्या किया। अब ऐसा क्यों चाह रहे थे? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को विजेता राष्ट्र होने के बावजूद भी कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। क्यों? देखो, ब्रिटिश भले ही द्वितीय विश्व युद्ध जीत गया हो, लेकिन इनके बावजूद भी उनको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि हम कोई ना कोई चीज़ों में क्या कर रहे हैं, हार रहे हैं, असफल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में हम कब्जा कर रहे हैं, भारत के लोगों हमें क्या कर रहा है, हम लोग पर आंदोलन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम भले द्वितीय विश्व युद्ध जीत गए हैं, लेकिन भारत से हम अभी पूर्ण रूप से जीते नहीं, तो क्यों ना भारत के लोगों को लौटा ही दें, ठीक है। तो ये इनके मन में चल रहे थे, ठीक है। अब ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो गया था कि अब ज़्यादा समय तक पुराने सिद्धांतों पर भारत पर शासन हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए भारत को स्वतंत्र करने की फैसला किया। एटली जो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री थे कौन? एटली, ठीक है। तो एटली सरकार ने कहा कि भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहने या नहीं रहने का पूर्ण अधिकार है। वो चाहे तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। साथ ही एटली ने भारत के पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को भी मान्यता प्रदान कर दिया कि अब भारत बहुत जल्द ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने वाला है और इनको ये चीज़ अधिकार है कि वो स्वतंत्र हो जाए, ठीक है। अब इसके लिए क्या किया, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री एटली जो था वो उसके द्वारा क्या हुआ, कैबिनेट मिशन यानी कि ग्रुप, जिसको एक समिति ही बोल सकते हैं, ठीक है, 3 लोगों को 1946 ईस्वी में भारत भेजा गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य भारतीय नेताओं से मिलकर उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना था कि अब बहुत ही जल्द सरकार संवैधानिक मामले पर शीघ्र ही समझौता करने को उत्सुक है और यह मिशन भारत की एकता को मजबूत करना और देश को आज़ादी दिलाने में मदद करना चाहते हैं। मतलब जब एटली ने वहाँ का प्रधानमंत्री बना तो बहुत ही जल्द उसने 3 लोगों को भारत के लोगों से मिलने के लिए भेज दिया कि अब जल्द ही आप लोग क्या करने वाले हैं, आज़ाद होने वाले हैं, ठीक है। इसमें 3 लोग कौन थे? जो कि एक ब्रिटेन के एटली प्रधानमंत्री ने भारत भेजा था भारत के लोगों से मिलने के लिए। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे जो भारत आए थे, वो इस प्रकार थे। एक थे लॉरेंस, एक क्रिप्स, आप क्रिप्स मिशन योजना भी आप लोगों को पढ़ना, ठीक है। तो लॉरेंस था, क्रिप्स था और अलेक्जेंडर था। ये 3 समिति के लोग थे, कैबिनेट मिशन के लोग थे जो कहाँ के थे, ब्रिटेन के, जो ब्रिटेन के एटली प्रधानमंत्री ने भारत में भेजा था इन लोगों को, ठीक है, यहाँ बताने के लिए। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया हिंदू मुस्लिम में। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। अब जो कैबिनेट मिशन मतलब समझ रहे हैं, ये जो 3 लोग हैं ना, इन्हीं को कैबिनेट मिशन कहा गया है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा, यानी ये तीनों लोगों ने 24 मार्च 1946 को भारत पहुंच गया, ठीक है। 5 से 11 मई तक, 5 मई से लेकर के 11 मई तक शिमला में त्रिदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया। शिमला कहाँ, मतलब जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। तो 5 से लेकर के 11 मई तक शिमला में यानी कि जम्मू कश्मीर में त्रिदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया। त्रिदलीय का मतलब होता है 3 प्रकार के पार्टी थे। 3 प्रकार के पार्टी कौन कौन थे? एक तो हमारे थे ब्रिटिश के जो 3 लोग आए हुए थे कैबिनेट मिशन लोग, और भारत के एक थे जो हिंदू लोग थे, यानी कि जो ये बोल रहे थे कि भारत का बंटवारा नहीं होगा, भारत एक ही रहेगा। और तीसरा वो जो मुस्लिम लोग थे जो बोल रहे थे कि नहीं, हम भारत से अलग हमें पाकिस्तान आने के भारत को बंटवारा किया जाए। तो 3 प्रकार के लोग जो लोग थे वो तीनों वहाँ पे शामिल हुए थे, इसलिए इसको त्रिदलीय सम्मेलन कहा गया था, जो शिमला में हुआ था। 5 से 11 मई तक चला था, ठीक है। ये हो गया। आप देखते तीनों में ब्रिटिश सरकार जो वहाँ से 3 लोग आए थे, फिर यहाँ पे कांग्रेस वाले जो भारत का बंटवारा का बात नहीं कर रहे थे, और मुस्लिम लोग जो भारत का बंटवारा कर रहे थे। ये तीनों के बारे में देखते। देखो, ब्रिटिश सरकार की ओर से गवर्नर जनरल था, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य शामिल थे। पता है ना, ब्रिटिश सरकार की ओर से कैबिनेट मिशन के कितने लोग थे? 3 लोग आए हुए थे। कांग्रेस की ओर से मौलाना अबुल आज़ाद जो भारत के थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल ने हिस्सा लिया। ये सब बोल रहे थे भारत एक ही रहेगा। जबकि मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना, इस्माइल खान तथा लियाकत अली खान, ये तीनों बोल रहे थे नहीं, भारत से अलग पाकिस्तान का बंटवारा होना ही चाहिए।
ठीक है। अब अगर ये लोग एक साथ मिल करके रहते अगर हिंदू मुस्लिम, तो कहीं ना कहीं जो बाहर से आने की ब्रिटेन से जो 3 लोग आए थे कैबिनेट वाले, वो लोग इनको आज़ादी ला करके चले जाते, लेकिन ये लोग खुद यहाँ पे गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से कैबिनेट वालों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इसलिए त्रिदलीय का एक बैठक किया गया। ठीक है। अब ये बैठक में क्या हुआ देखो, इस सम्मेलन के पश्चात भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। निष्कर्ष नहीं निकलेगा भाई, आप अगर कोई आपको समझाने के लिए आएगा ना, और आप लोग अगर 2 पार्टी को कोई समझाने के लिए आ रहा है, आप बीच में अटंगा डालते रहोगे कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो आप कभी नहीं तरक्की कर पाओगे। ठीक है, ये निश्चित बात है। तो इस सम्मेलन के पश्चात भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी थी और कांग्रेस एवं मंत्रिमंडल, कांग्रेस मतलब ये जो भारत को कहते थे एक ही रहेगा भारत, ठीक है, तो कांग्रेस एवं मंत्रिमंडल सदस्य मुस्लिम लीग की भारत विभाजन की मांग से सहमत नहीं थे कि भारत का विभाजन नहीं होगा। तो यहाँ से फिर कैबिनेट वाला कुछ नहीं कर पाए। आखिर कैबिनेट मिशन के लोग जो 3 लोग आए थे, उनका उद्देश्य क्या था, आखिर किस लिए भारत पर आए थे, तो वो यही सोच करके यहाँ पे आए थे कि भारत का संविधान बनाने के लिए भारतीय नेताओं के साथ सहमति बनाना, कि भारत का एक संविधान बना देंगे और भारतीय उसका संविधान बना देंगे तो भारत के लोगों के साथ में बनाएंगे, उन लोगों का सहमति में बनाएंगे और फिर हम चले जाएंगे और वो अपने तरीके से क्या करेंगे, इनको चलाएंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। और दूसरा क्या चाहते थे कैबिनेट वाले लोग, यानी कि ब्रिटेन वाले, तो ये चाहते थे ना कि एक समिति तैयार करना जो समाज के सभी वर्गों, भारत की संविधान सभा को ध्यान में रखते हुए भारत का संविधान तैयार करेगी। मतलब वो एक समिति तैयार करना चाहते थे जो समाज के सभी वर्गों के लिए हो। ठीक है। तीसरा क्या चाहते थे वो, इस मिशन में यानी कैबिनेट मिशन योजना में यह चाहते थे कि एक ऐसी समिति बनाना चाहते थे जो एक ऐसा संविधान बनाए जो सभी लोगों को समान और अवसर प्रदान करे। ठीक है। आने की क्या हो, वह एक ऐसा समिति बनाना चाहते थे जिससे सभी लोगों को फायदा हो, सभी लोगों को एक जैसा अवसर प्रदान हो। बस वो लोग यही सोच करके यहाँ पे आए थे कि इस प्रकार का हम लोग कर देंगे और चले जाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। चौथा, एक कार्यकारी परिषद का गठन करना उन लोग चाहते थे, कैबिनेट मिशन वाले जो 3 लोग आए थे, कि यहाँ पे क्या हो, एक कार्यकारी परिषद का गठन कर देंगे। ऐसा करने के लिए मिशन प्रमुख भारतीय निकायों की मदद चाहता था। ऐसा ही करने के लिए जो कैबिनेट मिशन वाले लोग थे वो भारत के लोगों से मदद लेना चाहता था, ताकि भारत के लोग हमें मदद करेंगे तो हम ये सब शासन व्यवस्था बना करके हम चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम हो रहा था। ठीक है, इससे भारत को ही नुकसान हुआ। ठीक है। अब कैबिनेट मिशन का महत्व क्या है, आखिर कैबिनेट मिशन हुआ तो इसका इंपॉर्टेंट क्या हुआ, तो देखो कैबिनेट मिशन 1946 ने भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्मात्री सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। यह योजना कई प्रकार से महत्वपूर्ण था। ये जो कैबिनेट मिशन योजना था वो कई प्रकार से महत्वपूर्ण था, लेकिन इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है, इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात था वो यह रहा था कि इसने मुस्लिम लीग की भारत का विभाजन की मांग को खारिज कर दिया। जो मुस्लिम लोग बोल रहे थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए, उनके बातों को नहीं माना। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था कैबिनेट मिशन का महत्व, क्योंकि कैबिनेट मिशन वाले भी सोचते थे कि अगर बंटवारा होगा तो कहीं ना कहीं भारत कमज़ोर पड़ जाएगा, इसलिए वो चाहते थे कि सभी लोग मिल करके रहे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था कि भले मुस्लिम लोगों ने ये मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लड़ाई लड़ते रहे, झगड़ते रहे कि हमें अलग कर दो, लेकिन इस बात को कैबिनेट मिशन वाले नहीं माने। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के परिणाम, अब इसका रिजल्ट क्या रहा, आखिर कैबिनेट मिशन योजना इतना हुआ, अब इसका फाइनली रिजल्ट क्या मिला, परिणाम क्या हुआ लास्ट में। जैसे कोई युद्ध होता है, लास्ट में परिणाम होता है कि ये लोग मार गए या तो फिर हमें जीत मिला, हार मिला, लास्ट में एक परिणाम होता है ना, वो परिणाम क्या हुआ अब देखो। तो अच्छे से समझना इसको। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। अब देखो अब क्या हुआ, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जब देखा कैबिनेट मिशन योजना वाले कि अब कोई भी चक्का नहीं चल रहा है, तो इसने एक चुनाव करवा दिया संविधान में सभा में। 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस मतलब जो ये बोलते थे भारत का विभाजन नहीं होगा, उसमें 208 वोट मिल गया इसको, और मुस्लिम लोग जो बोलते थे कि अलग पाकिस्तान बना दिया जाए, उन लोगों को 73 सीट ही मिला। अब तो यहाँ से खुद पता चल ही जा रहा है। अब संविधान सभा ने अपनी दुर्लभ स्थिति से मुस्लिम लीग के नेता बौखला उठे। अब ये जो कम सीटें जो इसको प्राप्त हुआ, इससे मुस्लिम लीग के जो नेता थे वो क्या हुआ, बौखला उठे, परेशान हो गए। अब आगे क्या हुआ देखो, मुस्लिम लीग के निरंतर विरोध तथा पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहने के बाद भी, अब देखो मुस्लिम लोग हमेशा कम सीट मिला, इसके बावजूद भी ये पाकिस्तान रटे हुए रहते थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, वायसराय ने अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। अंतरिम सरकार क्या है वो देखो। ठीक है, अंतरिम सरकार, अब जब पाकिस्तान वाले नहीं मान रहे थे, यानी कि पाकिस्तान रटे हुए थे, तो यहाँ पे अंतरिम सरकार का गठन हो गया, अंतरिम सरकार का। ठीक है, ये अंतरिम सरकार क्या देखो, 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। जो वायसराय था, ठीक है, उसने क्या किया,
जवाहरलाल नेहरू को वहाँ पे जो संविधान था उसका सदस्य बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार में बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया। चाहे पाकिस्तान वो लोग रटते रह गए और इधर 12 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बना दिया गया। ठीक है, अब आगे क्या हुआ देखो, इसमें सदस्य संख्या कुछ इस प्रकार से था। देखो टोटल 14 सदस्य को लिया गया था। ठीक है, जो कि 6 सदस्य कांग्रेस से थे, 5 सदस्य मुस्लिम लीग से थे, तो 6 5 कितना हो गया 11। अब बचा कितना 3। तो जो 3 सदस्य थे वो अन्य अल्पसंख्याओं की ओर से थे, यानी दूसरे संख्याओं से थे। ठीक है, इस प्रकार से तय किया गया और 14 सदस्य बनाया गया। अभी भी सबसे ज़्यादा कहाँ है, कांग्रेस का है। ठीक है, अब हुआ क्या वो देखो, इसके विरोध में मुस्लिम लीग फिर से इसका विरोध हुआ। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की शुरुआत की। अब मुस्लिम लोगों ने भी कम नहीं थे, इन लोगों ने भी 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की शुरुआत कर दिया कि हम लोग इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, और इन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही दिवस की शुरुआत कर दिया, जिस वजह से पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े क्या हो गया शुरू हो गए, और पहले ही दिन में सैकड़ों लोग मारे गए। अब मौलाना आज़ाद ने 16 अगस्त भारतीय इतिहास का काला दिवस कहा। मौलाना आज़ाद जो कहाँ के थे, मुस्लिम लीग के थे, इसने 16 अगस्त को, क्योंकि 16 अगस्त के दिन ही लड़ाई झगड़े हुए थे, भारतीय इतिहास का काला दिवस कहा गया। 16 अगस्त को भारतीय इतिहास का काला दिवस बताया गया। अब इस मैटर को देख करके सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने माना कि एकमात्र इसको रोकने का एकमात्र विभाजन ही इन दंगों व हिंसों को रोकने का उपाय है। अगर इस दंगों में सैकड़ों लोग मर रहे हैं तो इसका रीजन है बंटवारा। इससे बढ़िया अगर चाहते हैं कि इसको रोका जाए, इस विभाजन को रोका जाए, इस लड़ाई झगड़े को रोका जाए, तो विभाजन कर दो। ठीक है, जब तक विभाजन नहीं हुआ तब तक ये लड़ाई झगड़ा नहीं रुकेगा। तो इसलिए वल्लभ भाई पटेल ने ये कह दिया कि अगर इस हिंसा और इस लड़ाई को रोकना है तो विभाजन कर दो। और फाइनली जा कर के हमारा 16 अगस्त 1947 को सॉरी दोस्तों, ये 1946 का बात है ना। तो फाइनली जा कर के ये बात वल्लभ भाई पटेल ने कहा दिया, और फाइनली जा कर के लास्ट 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को दे दिया गया। मतलब पूर्ण रूप से लास्ट अंतिम था। ठीक है, तो वो तो बहुत 1947 की बात है, आपको ये भी पढ़ना है क्वेश्चन में, 1947 की भारतीय स्वतंत्रता के बारे में भी पढ़ना है इसके बाद का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कहा गया कि 16 अगस्त 19 को भारतीय इतिहास का काला दिवस कहा गया, और इसका कहा कि जब तक कि बंटवारा नहीं होगा तब तक की लड़ाई नहीं रुकेगा। और आपको पता होगा जो पाकिस्तान को आज़ादी मिला था वो 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 भारत को। इस प्रकार से ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। ठीक है, ध्यान देने 1947 का बात अभी नहीं चल रहा, 1946 का ही बात चल रहा है। ठीक है, इसके 1 साल बाद समझो, ये सो लड़ाई झगड़ा होते रहा तो तुरंत थोड़ी ना उसको आज़ादी मिल गया पाकिस्तान को कि हाँ चलो अब आप लोग पाकिस्तान ले लो। इसके 1 साल बाद 1947 में 14 अगस्त 1947 को मिला। ठीक है, निष्कर्ष क्या है देखो, कैबिनेट मिशन एक महान योजना थी जिसका उद्देश्य भारत की संविधान सभा बनाना था। कैबिनेट वाले चाहते थे कि भारत के एक संविधान बना देंगे और ये लोग अपने तरीके से जिएंगे रहेंगे, और विभाजन को टालना चाहते थे। जो ये हिंदू मुस्लिम लोग थे ना, इनको टालना चाहते थे कैबिनेट वाले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद के कारण यह असफल रहा, और ये जो कैबिनेट मिशन योजना था वो असफल हो गया। किसकी वजह से? बस कांग्रेस और मुस्लिम लीग की वजह से। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? पाकिस्तान के निर्माण संबंधित परिस्थितियों की विवेचना करें या भारत के स्वतंत्र होने के कारणों पर प्रकाश डालें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी अगर आप वीडियो का आंसर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ पे जाकर के चेक करो। और भी बहुत सारे मैंने वीडियो बना दिया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जाकर के जरूर देखें। ठीक है, आज का मेरा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता अधिनियम का वर्णन करें। मैं आपको बहुत ही बेस्ट तरीका से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये समझो कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का वर्णन जो हम लोग करने जा रहे हैं, इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ, क्योंकि हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन की जैसा मैं आपको कुछ ना कुछ पहले ही बता देता हूं ताकि आप बाद में समझ में बहुत अच्छे से आए। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ था वो तो बहुत पहले से हुआ था, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं 1919 में भी हुआ था, 1928 में हुआ था, फिर 1930, 31, 32 में हुआ, 1935 में हुआ। ठीक है, बहुत सारा इधर से लड़ाइयाँ चल रहा था अंग्रेजों के प्रति, ब्रिटिशों के प्रति, भारत के लिए। ठीक है, तो ये सब लड़ाई झगड़ा सब चल रहा था। आप सभी को पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध होता है। ठीक है, 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध का भी भारत के स्वतंत्रता में सबसे बड़ा योगदान हुआ। क्यों? क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अभी हम क्वेश्चन पर नहीं गए। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो उसमें ब्रिटिश लोग भी शामिल थे। ठीक है, ब्रिटिशों को जीतना था द्वितीय विश्व युद्ध। अगर उस टाइम हार जाते तो उनका बहुत ज़्यादा बेइज्जती होता।
एक तो उधर ब्रिटिश के लिए प्रॉब्लम था द्वितीय युद्ध जीतना, और एक इधर भारत के लोगों से जीतना, क्योंकि भारत के लोगों भी बोल रहे थे हमें आज़ादी दो, हमें आज़ादी दो। ठीक है, अब इस सिचुएशन में ब्रिटिशों ने ये सोचा कि अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे हैं और अगर भारत वाले हमको साथ नहीं दिया, और इधर से अगर भारत वाले लोग शांत नहीं रहा, आंदोलन अगर कर दिया, तो निश्चित तौर पर हम लोग हार जाएंगे। तो इस चीज़ का डर था किनको? ब्रिटिशों को। तो 1939 से जो 1945 चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, इसमें अच्छे तरीक़ा से जीत पाए इन लोगों को साथ मिले भारतीय लोगों से, भारत लोग इनको साथ दे। इसके लिए सोचा कि क्यों ना भारत लोगों में ऐसा कुछ बात बोले इन लोगों को, ताकि इन लोग शांति बनाए रखे और हमें साथ दे। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया ब्रिटिशों ने, भारत लोगों को ये आश्वासन दिया कि हम आप सभी को 1948 में आज़ाद कर देंगे, आप लोग अपने तरीक़ा से फिर जिएंगे और अपने तरीक़ा से रहेंगे। तो भारत लोगों को गुस्सा चढ़ा, 1948 तक मैं क्यों इतना वेट करूंगा। उन लोगों को ऐसा लगा कि मैं 1948 तक क्यों वेट करूंगा, मैं इतना दिन तक वेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, फिर ब्रिटिशों को ऐसा महसूस हुआ कि अब इन लोग से हम लोगों को बचना मुश्किल है, अब हम लोगों को भारत लोग वाले नहीं छोड़ेंगे। और फाइनली जाकर के यही हुआ कि 1948 का दूर 1947 में ही ब्रिटिशों को छोड़ना पड़ा। तो कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभाव जरूर पड़ा, इसमें भारतीय लोगों को फायदा भी हुआ और ब्रिटिश लोगों के मन में ऐसा उत्पन्न होने लगा सवाल कि हो सकता है कि उस टाइम हम लोग संकट में पड़ जाएंगे, क्योंकि उधर से द्वितीय विश्व युद्ध और इधर से भारत लोग भी आ जाएंगे, तो हमारा हार हो सकता है। भले द्वितीय विश्व युद्ध में इसका जीत हुआ, फिर भी ये भारत लोगों से जीत नहीं पाए। और फाइनली जाकर के 1947 में बोल दिया गया कि अब आप लोग राजपाट संभाल लो। और उसी टाइम इन लोगों ने, ब्रिटिशों ने पाकिस्तान को भी अलग कर दिया और भारत को भी अलग कर दिया। इधर भारत एक ही था, इसको दो भागों में बांट दिया, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, क्योंकि उस टाइम मुस्लिम लोगों का कहना था कि हम भारत में नहीं रहेंगे, हमको पाकिस्तान चाहिए। तो इस टाइम पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। अगर उस टाइम मुस्लिम लोग भारत में रहना चाहते तो आज भारत का बंटवारा नहीं हुआ रहता और पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा होता। हालांकि पाकिस्तान अभी भी मेरा ही हिस्सा है। ठीक है, चलो अब चलते क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 1947 देखो, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उस टाइम ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन था? देखो, हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, लेकिन 15 अगस्त 1947 से पहले जितना भी डेट आएगा सब में ब्रिटिश लोगों का ही आता है। ठीक है, तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जिसका नाम क्या था, क्लीमेट एटली, ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, यहाँ पे 30 जून 1947 दिया, शायद बुक में गलत दिया। ठीक है, 30 जून 1948 होगा। ठीक है, तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री था ना, उसने, कौन था, क्लीमेट एटली ने, इसने घोषणा कर दिया कि भारत लोगों को 30 जून 1948 को, यहाँ 1948, ठीक है, 1948 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सारा सत्ता उत्तरदायी भारत के हाथों में सौंप दिया जाएगा और आप लोग अच्छे तरीके से रहना। वही कहानी जो मैंने आपको सुनाया। ठीक है, अब देखो, इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन का बात कहा कि मैं 1948 तक रुकूंगा, मैं नहीं रुक पाऊंगा, आज ही मुझे पाकिस्तान चाहिए। मुस्लिम लोगों का कहना था। ठीक है, और भारत का बंटवारा जरूर करो और हमको आज़ाद कराओ। मुस्लिम लोग भी इतना इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, फिर फाइनली जाकर के क्या होता है, 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। देखो, अब ब्रिटिश लोग वाले भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते थे। उन लोगों का ये कहना था कि 1946 में जो हम एक नियम पारित किए थे, आप सभी को याद होगा, पिछले वीडियो में बताए थे, तो अंग्रेजों ने ये फुसला करके कहा कि 1946 में जो हम नियम लागू किए ना, वो नियम उन सभी लोगों पर लागू नहीं होगा जो इस नियम को नहीं मानेगा। यानी कि ये बोल रहे थे 1948 में जाकर के हम क्या करेंगे, आज़ाद करेंगे, लेकिन भारत के लोगों का कहना था 1948 में हम इतना वेट नहीं करेंगे। तो ब्रिटिशों का कहना था कि तो फिर आपको 1946 वाला लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आगे देखो क्या हुआ। उसी दिन 3 जून 1947 को, उसी दिन जिस दिन ने ब्रिटिशों ने ये घोषणा किया कि उसी को लाभ मिलेगा जो मेरा बात मानेगा। ठीक है, उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय क्या होता है, वायसराय के एक आदमी जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। जैसे यहाँ पे एक संसद होता है भारत में, संसद में एक लोग होता है काम करने वाला, ऐसा होता है ना, वैसे ही वहाँ पर का एक आदमी था जिसको वायसराय कहा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये कहाँ के थे, ब्रिटिश के ही लोग थे, ब्रिटिश के ही एक आदमी थे जिसका नाम वायसराय रखा गया था, जिसका एक्चुअल में नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो जब देखा कि यहाँ के लोग नहीं मान रहे हैं, तो उसी दिन 3 जून 1946 को वायसराय के जो एक आदमी था लॉर्ड माउंटबेटन, इसने विभाजन की योजना पेश की, जिससे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। अगर आपको दे दे माउंटबेटन योजना क्या थी, इस पूरे कहानी को
पूरा कहानी, चाहे 1947 वाला घटना बोलो चाहे माउंटेन बैटन वाला घटना बोलो, बात एक ही है। तो अगर माउंटेन बैटन की घटना देखो, ये पूरा 1947 वाला ही आपको छाप देना है, ठीक है। तो जो ब्रिटेन के माउंटेन बैटन, ये लॉर्ड माउंटेन बैटन थे, इसने घोषणा कर दिया कि चलो अगर आप लोग नहीं मान रहे हो तो आप लोगों का विभाजन कर दिया जाएगा और आप लोग अब अच्छे से रहो। विभाजन मतलब एक भारत का विभाजन और एक पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाएगा, टेंशन ना लो। जब देख रहा है कि यहाँ के लोग मान ही नहीं रहे तो ये विभाजन करने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। जो ये ब्रिटेन के ही व्यक्ति थे, माउंटेन बैटन, ठीक है। अब इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद जब इतना ये बोला कि विभाजन हम कर देंगे, टेंशन ना लो, तो जो यहाँ के भारत के लोग, हिंदू लोग थे जो कांग्रेस में आते थे, और मुस्लिम लीग जो थे, ये दोनों को आत्मा का शांति मिला और इसने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, आपका बात मैं मान लिया, ठीक है। अब आप बोल दिए कि विभाजन कर देंगे तो मैं मान लिया। अब यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि भारत के लोगों ने कैसे एक्सेप्ट किया कि भारत का विभाजन किया जाएगा और हम स्वीकार कर लेंगे। ऐसा ही इसलिए कि चलो भारत का विभाजन हो जाएगा वो सही, लेकिन कम से कम ब्रिटिश लोग छोड़ के तो हमें चले जाएंगे, इसलिए विभाजन करने के लिए इन लोग संतुष्टि कर लिए। नहीं तो इनके पूरा दिल से संतुष्टि पर विचार नहीं था, लेकिन कुछ ना फायदा से कुछ तो फायदा होगा, ऐसा इन लोगों का कहना था, ठीक है। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया, ठीक है। ये तो एक परिचय था दोस्तों, ये एक परिचय था। अब चलते हैं इसकी विशेषताएं की ओर कि जब 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बन गया, जब ब्रिटिश लोग यहाँ से छोड़ करके जाने वाले थे और सारे नियंत्रण भारतीयों के हाथों में सौंपने वाले थे, तो क्या क्या यहाँ से छोड़ करके चले गए, ठीक है। यहाँ से क्या क्या छोड़ करके चले गए, क्या क्या बातों को कह करके चले गए, ठीक है, वो चीज़ों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। देखो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के निम्नलिखित विशेषताएं थे। कौन कौन सा विशेषताएं थे, तो देखो, पहला, किसने भारत में, देखो यहाँ पे किसने ने इसने होगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इस स्वतंत्रता और संप्रभु राज घोषित कर दिया। जो ब्रिटिश वाले थे उसने क्या किया, भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया, क्या ब्रिटिश का राज समाप्त हो गया, और 15 अगस्त 1947 को इस स्वतंत्रता और संप्रभु राज का घोषित कर दिया भारत को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट क्या है, इसने भारत, यहाँ पे इसने होगा, ठीक है, इसने भारत को विभाजन कर डोमिनियन मतलब एक भारत में को, भारत को तो भारत ही रह गया, और भारत से एक जो अलग मुस्लिम लोग था वो पाकिस्तान, यानी कि दो राज्यों में बांटना था, भारत और पाकिस्तान में, तो उसी को डोमिनियन कहा गया, ठीक है। जहाँ भी डोमिनियन आएगा समझ आना दो राज्य, ठीक है। तो इसने भारत का विभाजन कर दो राज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया, और ब्रिटिश सरकार ने इसे सत्ता हस्तांतरित कर दिया, ठीक है। इसे सट्टा लिखा गया, मैं क्षमा चाहूँगा जल्दबाजी में, सत्ता, यानी जितना सारा सत्ता ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जा में किया तो पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया कि अब ये आप लोग चलाओ, और भारत वाला भारत को दे दिया और बोला ये आप लोग चलाओ, ठीक है, सारा सत्ता दे दिया। तीसरा पॉइंट है, इसने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों राज्यों स्वतंत्रता सत्ताधिकारी होंगे, कि दोनों राज्य पाकिस्तान भी और भारत भी दोनों अपने अपने तरीके से सत्ता चलाएंगे। ब्रिटिश सरकार इन दोनों राज्यों के संविधान सभाओं को अपने अपने देशों के संविधान निर्माण करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी, कि भारत अपने तरीके से स्वतंत्रता का ये संविधान का निर्माण करेगा और चलाएगा, और पाकिस्तान भी अपने तरीके से संविधान बनाएगा और चलाएगा, ठीक है। चौथा, इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया। ध्यान है ना, वायसराय, ठीक है, कहाँ के थे, ब्रिटेन वाले, ठीक है, ब्रिटेन के थे। तो अब जब आज़ाद हो गया हमारा देश तो क्या वायसराय ही चलेगा, ब्रिटेन वाला ही नियम कानून चलेगा, नहीं। तो इसने क्या किया, वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। मतलब जहाँ पे ब्रिटेन में वायसराय चलता था वहीं अब भारत और पाकिस्तान में क्या चलने लगा, गवर्नर जनरल चलने लगा। आज जो हम लोग गवर्नर जनरल बोलते हैं ना, इसके जैसा ब्रिटेन में वायसराय चलता था, ठीक है। अब वो लोग जा रहे हैं तो अपना वायसराय का भी नाम मिटा देंगे ना। पांचवा, इन पर ब्रिटेन सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। अब जितने भी सारे यहाँ पे चीज़ें बन रहा है उस पर ब्रिटेन का सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होने वाला था, सब भारत में भारत का होगा और पाकिस्तान में पाकिस्तान वालों का होगा, ठीक है। इसलिए 14 को 15 अगस्त, ये 14 को जो है पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 को भारत आज़ाद हुआ। ज़्यादा लेट भी नहीं है, मध्य रात्रि में हुआ था, घंटों का डिफरेंट है, दिन का डिफरेंट नहीं है, ठीक है। इसने दोनों राज्यों को अपने देश का संविधान बनाना और उसके लिए किसी भी देश का संविधान को अपनाने की शक्ति दी। ब्रिटेन जब जा रहे थे तो ये कहा के गए थे कि आप दोनों राज्यों को, भारत और पाकिस्तान दोनों का, आप अपने तरीके से संविधान बना सकते हैं और आप चाहे तो किसी दूसरे देश की संविधान के जैसा नियम कानून को भी बना सकते हैं और चला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो रखा गया था, 7वां पॉइंट, ऐसा क्या था 7वां पॉइंट, सभाओं को यह भी शक्ति दी गई
कि जो भारत और पाकिस्तान की जो संविधान सभा के जो था उसमें यह भी शक्ति दिया गया कि किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है, कि जो ब्रिटिश वाले हम लोग जो कानून बना करके जा रहे हैं आप लोगों के हाथों में है कि मेरे द्वारा यानी कि ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया कानून को, कोई भी कानून को आप लोग क्या कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो, खत्म कर सकते हो और आप नए कानून को भी बना सकते हो। यहाँ तक कि उन्हें यह भी स्वतंत्रता दिया गया था कि इस अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। यानी जो अधिनियम हम लोग बनाए थे 1935 का अधिनियम, इस अधिनियम वगैरह को भी आप लोग क्या कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो हम लोग बना के चल गए वही आप लोग उसी के हिसाब से चलो, जबरदस्ती नहीं, अपना आपको जो अच्छा लगे उसके हिसाब से आप लोग चला सकते हो। जैसे लास्ट में ये लोग करके चले गए, जैसे सच में ही हमारे दोस्त रहे होंगे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन मतलब ये दो राज्य, ठीक है, इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। देखो ऐसा ये कहा गया कि जब 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कि कोई भी अधिनियम जब तक आप लोग अपने खुद पैरों पर खड़े नहीं होंगे तब तक आप लोगों को ब्रिटिश राज्य के द्वारा दिया गया जो कानून है उस कानून को मानना पड़ेगा। कब तक? जब तक आप लोग खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो जाएंगे, जब तक खुद से आप लोग कानून नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। जो आदिवासियों पर जो ब्रिटिशों का जो अपना शासन था वो भी क्या हो गया, वहाँ का शासन खत्म कर दिया गया। एंड 10 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि इसने किसने लिखा गया, ठीक है, इसने भारतीय रियासत किसको कहते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कहा जाता था राजाओं का शासन हुआ करता था। जो 4-5 गांव को, 4-5 क्षेत्र को, 4-5 शहरों को, मतलब बड़े एक क्षेत्र को मिला करके, बहुत सारे क्षेत्रों को मिला करके कुछ लोग उसको संभालते थे। तो बड़े बड़े भी लोग तो थे, ऐसा तो थोड़ी था कि भारत में सब गरीब थे। ठीक है, और बस ब्रिटिश लोग ही यहाँ पे शासन करता था, यहाँ के बड़े बड़े लोग भी शासन करते थे, चमचेगिरी वाले। ठीक है, तो उन लोगों को तब थोड़ा डर सतने लगा ना कि अब तो आज़ाद हो गया, अब हम लोग कहाँ जाएंगे। तो ब्रिटिशों ने उनके लिए भी एक बहुत अच्छा सिस्टम निकाला कि जो रियासत लोग हैं, बड़े लोग जैसे बोल सकते हैं, ठीक है, वो लोग भी चाहें तो भारत के साथ रह सकते हैं मिल करके, या तो फिर वो भी अपना एक अलग देश बना सकते हैं। ठीक है, एक अलग क्षेत्र बना सकते हैं। तो इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि चाहे वो तो भारतीय डोमिनियन के साथ मिलकर रह सकता है भारत के साथ, या तो पाकिस्तान के साथ मिलकर रह सकता है, तो फिर अलग बना सकता है। इस अधिनियम में यह भी बताया था कि जब तक दोनों राज्य संविधान नहीं बनाते हैं तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 को मानेंगे। जो 1935 का अधिनियम था, जो कि आप लोगों का एक क्वेश्चन भी मैंने बनाया, इसने ये कहा गया था 1935 अधिनियम कौन बनाया था, ब्रिटिश वाले ही बनाया था। तो ब्रिटिशों का कहना था कि जब तक आप लोग एक संविधान निर्माण नहीं करते हो, जब तक आप लोग नियम कानून पे खड़े नहीं हो जाते हो, तब तक आप लोग 1935 का अधिनियम के तहत ही चलो। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हालांकि दोनों डोमिनियनों राज्य को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। और देखो, दोनों डोमिनियन पाकिस्तान और भारत दोनों को यह अधिकार था कि 1935 का अधिनियम जो ब्रिटिश ने बना करके गया था उसमें चाहो तो आप लोग बदलाव भी करके रख सकते हो। ऐसा नहीं कि जो हमने 1935 में बना के गए उसी के हिसाब से चलो, आप चाहो तो जो अच्छा लगे उसमें चेंजिंग भी कर सकते हो। अब 13 पॉइंट है कि 15 अगस्त 1947 के पूर्व के, यानी 15 अगस्त 1947 में जब आज़ाद हुआ उसके पहले जो सिविल सेवा के कर्मचारी लोग थे वही सुविधा मिलती रही जो उन्हें पहले प्राप्त था। यानी आज़ादी से पहले जैसा उन लोगों को सेवा मिलता था कर्मचारियों लोगों को, वैसा सेवा बाद में भी मिलना शुरू हो गया। ठीक है, अब देखो 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। मतलब ब्रिटिश यहाँ से छोड़ के चले गए और समस्त शक्तियाँ दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। सोचो वो दिन 14 से 15 अगस्त क्या रहा होगा जब सारे ब्रिटिश लोगों ने हिम्मत हार के भारतीय लोगों के सामने अपना दम घुट करके वो लोग चले गए और 14 अगस्त को पाकिस्तान बना दिया गया और 15 अगस्त को भारत बना दिया गया। वो मध्यरात्रि का दिन होगा, जरा सोचो कि क्या वो दिन रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों मेरा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन योजना की आलोचनात्मक विवेचना करें। क्वेश्चन आपको चेंज करके ऐसे भी दे सकता है कि 1942 के क्रिप्स मिशन योजना की आलोचनात्मक परीक्षण करें, या तो फिर क्वेश्चन में क्रिप्स मिशन योजना से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको घुमा करके दे दे, आपको पूरा आंसर में यही आंसर लिखना है। ठीक है, और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर के और भी ढेर सारी वीडियो देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ हर एक वीडियो के जैसा मैं आपको कुछ पहले ही बताना चाहूँगा, ठीक है। उसको ध्यान से समझना तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। ये जो क्रिप्स मिशन योजना है वो एक ब्रिटिश यानी अंग्रेजों और भारतीयों के बीच का एक योजना है, क्रिप्स मिशन योजना, ठीक है। कहानी हुआ कुछ यूँ था दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होने वाला था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होने वाला था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी शामिल था, ठीक है। और ब्रिटेन को वो युद्ध क्या करना था, जीतना था। अब ब्रिटेन उस विश्व युद्ध में अकेला नहीं था, ब्रिटेन की तरफ से बहुत सारे देश थे, जैसे अमेरिका था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था, ठीक है। तो ये सब देश थे, ठीक है ना। सोवियत संघ भी थे, मतलब सोवियत संघ, अमेरिका और ये जो आपका है ब्रिटेन, ठीक है। ये सब मिल करके एक तरफ थे, ठीक है, और विश्व युद्ध लड़ रहे थे। तो क्या हुआ कि ब्रिटेन को ये फुसलाया गया अमेरिका के द्वारा और सोवियत संघ के द्वारा कि आप भारत पर कब्जा किए हो। ब्रिटेन वालों को ऐसा बोला, ठीक है, कि आप भारत पर कब्जा किए हो, आप भारत वालों से क्या करो, सहायता लो ताकि हम द्वितीय विश्व युद्ध में जीत जाएं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो वहाँ ब्रिटिश की सरकार थी, वो एक व्यक्ति जिसका नाम होता है सर क्रिप्स, उसको भारत भेजते हैं और बोलते हैं कि जाओ भारत के लोगों का आप फुसला करके आओ, ठीक है। क्या फुसलाने की बात बताया गया था कि जब आप हमें द्वितीय विश्व युद्ध में क्या करेंगे, मदद करेंगे, और जब हम द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे, लड़ाई समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम आप सभी को क्या करेंगे, आज़ाद करेंगे। लेकिन सर क्रिप्स जो थे वो अपने आप को बहुत तेज समझते थे कि हमें ये पदभार मिला है, जाते हैं भारत के लोगों को फुसलाएंगे। वो तो बेवकूफ़ लोग होते हो, लेकिन बेचारा गया वहाँ पर, इनका मजाक बना दिया गया, फिर ये चुपचाप वहाँ से लौट भी गए। सर क्रिप्स वहाँ पे भारत जाते हैं और भारत के लोगों को ऐसे ऐसे बताते हैं कि हमें हमारे सरकार जो है, ब्रिटेन की सरकार ने ऐसे ऐसे बोला गया कि अगर आप मुझे लड़ाई में साथ दोगे तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। ये वो बहुत ज़्यादा कहानी सुनाई गया कि बहुत सारा फ़ायदा होगा। लेकिन भारत के लोगों, उस टाइम यहाँ वहाँ पे चलता था कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो उन लोगों ने कसम खा रखा था कि अब जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगा तब तक किसी भी प्रकार से हम आप सबको साथ देने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये धोखा ये पहली बार नहीं था। इसके पहले भी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम भी यही बात कहा गया था, लेकिन उन लोग फिर से भी हमें दबोचे रहे और हमें आज़ाद करने का नाम नहीं लिए, ठीक है। तो इस बार ये कसम खा लिए थे कि अब हम आपको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। और भारतीयों के पास उस टाइम अच्छा मौका था। अच्छा मौका क्यों था? अगर उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, उस टाइम उसके पास, भारतीयों के पास अच्छा मौका था कि हम उसको साथ नहीं देंगे, अब ये जाएंगे कहाँ, ठीक है। तो क्रिप्स जो गए थे समझाने के लिए वहाँ पे, सर क्रिप्स एक व्यक्ति के नाम था जो ब्रिटिश सरकार ने भेजा था। तो ये जो समझाने के लिए भेजे थे तो भारत के लोगों ने नहीं समझे, ठीक है। फिर ये चुपचाप अपने मुंह को चुपचाप करके वहाँ से क्या करके लौट गए हैं, ठीक है। फिर जब ये बताया कि ऐसा ऐसा बात है, यहाँ के लोग नहीं मान रहे हैं, तो फिर अमेरिका भी इसमें शामिल होता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अमेरिका क्यों? क्योंकि अमेरिका भी और ये जो आपका था सोवियत संघ और ब्रिटेन, ये तीनों मिल करके जो थे वो एक तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे ना द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है। तो अमेरिका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने का प्रयास किया भारतीयों पर कि अगर आप बात नहीं मानोगे तो हमारे आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे। तो भारत के लोगों को और गुस्सा चढ़ा कि अच्छा, ये लोगों के मन की बात अभी फूटा, ये लोग क्या चाहते हैं, ज़बरदस्ती हमसे करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भारत के लोग और कठोर हो गए और मानने से इनकार कर दिए, जो करना है वो कर लो, ठीक है। उसके बाद चुपचाप सर क्रिप्स जो भेजा गया तो चुपचाप वहाँ से लौट गए, ठीक है। और अंतिम में जाकर के जो ये क्रिप्स मिशन योजना था ना, इन लोगों का, सर क्रिप्स वाले जो भेजे थे, ये योजना तैयार किया गया था, ये सब फेल हो गया योजना, ठीक है। तो बस यही कहानी यहाँ पे बताया गया था, ठीक है। तो देखो, ये मार्च 1942 में सर क्रिप्स की अध्यक्षता में, यानी सर क्रिप्स को भेजा गया था। वहाँ का एक लेबर पार्टी, ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी था, उसके हैंडल करने वाले व्यक्ति था सर क्रिप्स। तो इस ब्रिटिश सरकार को अच्छा लगा सर क्रिप्स की समझा सकता है, तो सर क्रिप्स की अध्यक्षता में ही एक कमेटी भेजा। कौन? ब्रिटिश सरकार। कहाँ पे? भारत पे। किसको भेजा? सर क्रिप्स को भेजा गया और उसके साथ कुछ और लोगों को भेजा गया, ठीक है। इसलिए इसी के नाम पे क्रिप्स मिशन रखा गया, क्योंकि ये मिशन था, योजना था, ठीक है। इसलिए इसी के नाम पर क्रिप्स मिशन रखा गया। इसके साथ और भी तो व्यक्ति थे, उसके नाम पर भी तो रख सकते थे, लेकिन ये मेन व्यक्ति थे जो भारत भेजे थे, वो अकेला इसी को नहीं और इसके साथ भेजे थे, लेकिन वहाँ का ये हेड था। मान लो 7 आदमी भेजे तो 7 का ये हेड था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया, जिसका उद्देश्य क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। यानी ब्रिटिश सरकार ये चाहता था कि भारत का क्या हो, हमें अधिक से अधिक क्या हो, सहयोग मिले, ठीक है। आगे देखो,
क्रिप्स मिशन का उद्देश्य भारतीय सहयोग को सुरक्षित करना था कि भारतीय का सहयोग हमें मिले और ब्रिटिश युद्ध आने के जो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए समर्थन प्राप्त करना था, कि किसी भी तरीका से द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो जाए, भारत का क्या हो जाए, हमें सहायता प्राप्त हो जाए। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्र, देखो जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था वो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र हो रहा था, आप सभी को पता होगा। ठीक है, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और एक तरफ धुरी राष्ट्र थे। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे, जैसे अमेरिका हो गया, सोवियत संघ हो गया और चीन भी था, ब्रिटेन भी था, ये सब चीज़ें था। ठीक है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो इसकी ओर से ये सब थे, तो ये सब दबाव डाल रहे थे कि भारत का समर्थन प्राप्त करो, किस पे, ब्रिटेन पर। ये जो अमेरिका है, सोवियत संघ, ये सब जो है ना, वो ब्रिटेन के सरकार को बोल रहे थे कि आप ही भारत को समझा सकते हो। ठीक है, आप भारत के समर्थन को प्राप्त करो, नहीं तो हम लोग हार जाएंगे, ऐसा कहना था। ठीक है, अब देखते हैं क्रिप्स मिशन के भारत का आगमन का प्रमुख कारण क्या था, कि वो भारत के आगमन क्यों रखे थे, भारत में क्यों आना चाहते थे। ऐसा इसलिए ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में भिन्न राष्ट्रों की स्थिति कमजोर हो गई। ठीक है, क्योंकि देखो द्वितीय विश्व युद्ध में जो ये सब राष्ट्र था ना, इसकी स्थिति कमजोर हो गई थी, इसलिए भारत की सहायता प्राप्त करना चाहते थे। नेक्स्ट है, कमजोर स्थिति के कारण ब्रिटेन पर यह दबाव बढ़ने लगा कि वह भारत की जनता के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे। मतलब ये जो ब्रिटेन पर प्रभाव डालने लगा था, कहाँ पे, अमेरिका के जो अमेरिका वाले थे, सोवियत संघ वाले, तो प्रभाव डाल रहे थे कहाँ पे, ब्रिटेन सरकार पर, कि आप जल्दी जाओ और क्या करो, किसी भी हर हाल में भारत की जनता से आप अच्छे तरीके से बात करो और उससे क्या करो, अपना सहायता प्राप्त करो। नेक्स्ट क्या, मार्च 1942 ईस्वी को ब्रिटेन सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजने की घोषणा कर देती है। और किसको भेजता है, सर क्रिप्स जो वहाँ के व्यक्ति थे। ठीक है, सर क्रिप्स को भेजते हैं, भारत के भावी शासन की एक योजना लाया गया। ठीक है, और इस योजना जो सर क्रिप्स था कि ऐसे ऐसे जाकर के वहाँ पे बताना कि आप हमें अगर साथ दोगे तो हम आपको क्या करेंगे, आज़ाद करेंगे, यही सब चीज़ें योजना दिया गया। और मार्च 1942 का दिन होता है जब वो क्रिप्स को भेज दिया जाता है, कहाँ पे, भारत। ठीक है, अब क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव क्या था, आखिर क्रिप्स मिशन तो बना दिया गया, किस लिए बनाया गया, ताकि वहाँ से ब्रिटेन लोगों का क्या हो, सहायता प्राप्त हो। चलो ठीक है, अब बना दिया गया, अब क्रिप्स मिशन भारत चल गया। अब भारत चल गए तो वहाँ के लोगों को क्या क्या प्रस्ताव देंगे, ये कहाँ पे गए, तो दिल्ली गए और मिले, भारत के मेन जो लीडर थे, नेता लोग थे, उससे मिले और उसको बताए। इसने ये सोच के गया था कि हम वहाँ पर फुसला लेंगे जाकर के, लेकिन फुसलाने वाला काम नहीं हुआ। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स ने अपने कुछ लोगों के साथ दिल्ली पहुंचकर वायसराय, जो कहाँ के थे, ब्रिटेन के ही थे। ठीक है, उसकी कार्यकारिणी के सदस्यों और भारतीय नेताओं से चर्चा की। मतलब वहाँ पे कौन कौन पहुँचे, वायसराय के नेता पहुँचे, जो क्रिप्स वाले थे वो, और फिर वहाँ का जो भारत के नेता थे, ये सब पहुँचे। ठीक है, और अपने प्रस्ताव का प्रारूप भारतीयों के सामने रखा कि हमें ब्रिटेन सरकार ने ये लेकर के भेजा कि आपके लिए ऐसे ऐसे होगा अगर आप मुझे साथ दोगे तो। ठीक है, फिर यूँ ही होता क्या, आगे देखो, भारत के भविष्य के संबंधों में दिए गए वचनों के पूरा होने के विषय में जो चिंता इस देश में है तथा भारत में प्रकट की गई, उस पर विचार करते हुए सम्राट की सरकार स्पष्ट तथा निश्चित शब्दों में उन उपायों को बता देना आवश्यक समझती है जो भारत के शीघ्रता स्वैता शासन संबंधित करने के लिए वह करना चाहती है। मतलब ये देखो, ये कहना चाहते हैं दोस्तों, ये जब वहाँ दिल्ली पहुँचा तो बताया गया कि हमें सरकार ने भेजा है कि यहाँ पे जितने सारे चिंताजनक समस्या उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और आप लोगों का जो भी मतलब आप लोगों का डिमांड है उसको क्या किया जाएगा, स्पष्ट रूप से पूरा किया जाएगा। आप लोगों को स्वेता प्राप्त होगा, मतलब आप अपने तरीके से आप लोग देश को चलाएंगे। ठीक है, आपको क्या किया जाएगा, स्वेतता शासन स्थापित करने के लिए भी वह हमारा सरकार ने करना चाहती है, ताकि आपको सारा सत्ता क्या हो जाए, आपके हाथों में मिल जाए। ठीक है, यानी शीघ्र ही आपको क्या हो जाएगा, ये सब चीज़ें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन भारत के लोगों को ये चीज़ें समझ में कहाँ से आएगा, क्योंकि ये चीज़ इन लोगों के साथ दूसरा धोखा होने वाला था। ठीक है, तो ये लोग इस धोखा से, भारत के लोग बहुत अच्छे से भली भांति परिचित थे और चीज़ों को समझते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। सभी प्रांतों और रियासतों को भारतीय डोमिनियन में शामिल होने का अधिकार बरकरार और रहेगा। ठीक है, बरकरार रहेगा। और यह देखो, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है, बरकरार रहेगा या स्वतंत्र रहने का बिल्कुल विकल्प चुना जाएगा। ठीक है, मतलब ये कहा गया ना कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्त हो जाएगा ना, अगर आप मुझे साथ दोगे और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन का मतलब इसके पहले वाला में हम समझा दिए। डोमिनियन का मतलब यहाँ पे ये हो गया दोस्तों कि उस टाइम सभी लोग रट रहे थे कि भारत को एक अलग दिया जाए, और उस टाइम एक पाकिस्तान का भी बताया गया था कि बंटवारा जरूर किया जाएगा। ठीक है, भारत के लोग में कुछ ऐसे भी लोग थे जो बंटवारा का बात किया जाता था। ठीक है, तो वहाँ के जो आया था ना क्रिप्स मिशन,
जो क्रिप्स आया था तो ये भी बताया गया था कि आप लोग जो विभाजन का बात कर रहे थे ना, वो भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, सभी प्रांतों और रियासतों को भारतीय डोमिनियन में शामिल होने का अधिकार बरकरार रहेगा या स्वतंत्र रहने का विकल्प चुना जाएगा। मतलब ये कहा गया था जितने भी सभी जो प्रांत यहाँ पे प्रांत के लोग हैं और रियासत मतलब जिसको हम बताए थे बड़े लोग, ठीक है, मतलब जितने भी सारे यहाँ पे लोग हैं वो सभी को डोमिनियन में शामिल होने का अधिकार बरकरार रहेगा। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे भी बड़े बड़े लोग थे जिसको बताया गया कि अगर आप चाहो तो भारत में मिलकर रह सकते हो, आप चाहो तो पाकिस्तान में मिलकर रह सकते हो, और अगर आप चाहो तो अलग से भी आप अपना देश के लिए बोल सकते हो, तो आपको एक अलग देश भी बना दिया जाएगा। जो बड़े बड़े लोग थे राजा महाराजा ऐसे करके समझो। ठीक है, चौथा क्या है, युद्ध की समाप्ति पर शीघ्र एक संविधान सभा का निर्वाचन किया जाएगा। मतलब ये भी कहा गया ना कि जैसे युद्ध समाप्त होगा ना, आप लोगों के संविधान का भी निर्माण कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको जल्दबाजी में समझ नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करो कि सर आप जल्दी पढ़ते हो, समझ नहीं आ रहा है, या तो फिर आप थोड़ा सा गलत भी पढ़ देते हो, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि जल्दबाजी में तो देखो एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे दोस्तों तो ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए मैं अपने समझने के लिए पढ़ता हूँ। ये मत समझना कि मैं आपको पढ़ाने के लिए आपको पढ़ाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, बस मैं अपने पढ़ने के लिए इसको जल्दबाजी में मैं अपने मन में समझता हूँ और आपको समझाता हूँ। पांचवा क्या है, ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रांत और देशी राज्यों को संघ में शामिल होने अथवा ना होने तथा पृथक रहकर स्वयं औपनिवेशिक स्तर का अधिकार रहेगा। ठीक है, देखो ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रांत मतलब वहाँ के जितने भी सारा राज्य था, देशी राज्यों मतलब वही रियासतें के लोग जो बड़े बड़े लोग थे, वो सभी को बताया गया कि आप चाहो तो भारत में रह सकते हो, आप लोग चाहो तो पाकिस्तान में रह सकते हो, और आप लोग बड़े लोग चाहो तो अलग भी निर्माण कर सकते हो, अलग रह करके भी आप अपना अधिकार को पा सकते हो। छठा, ब्रिटिश सरकार अनिवार्य रूप से भारत की प्रतीक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। और ये भी कहा गया कि अगर आप मुझे साथ दोगे तो ब्रिटिश सरकार आपके रक्षा के लिए हमेशा उत्तरदायी रहेगा, खरा उतरेगा आपके रक्षा के लिए। सोचो कितना फुसलाने का काम किया गया। शायद अभी अगर आपको कोई ऐसा बोल देगा ना तो आप लोग क्या करोगे, फिर से फुसलाने का काम करोगे। लेकिन भारत के लोग का अंदर देखोगे दृढ़ संकल्प कितना था उन लोगों के अंदर। दृढ़ संकल्प ले रखा था कि नहीं मुझे सहायता करना है तो नहीं करना है। ठीक है, एंड लास्ट 7 पॉइंट है, यदि भारत चाहेगा तो राष्ट्रमंडल से अपना संबंध विच्छेद कर सकता हो। देखो ये भी कहना था ब्रिटेनों का, जो ब्रिटेन वाले थे, कि अगर आप मुझे साथ दोगे तो आप जो राष्ट्रमंडल में शामिल हो ना, उससे आप विच्छेद भी हो सकते हो, अलग भी हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब देखते हैं क्रिप्स मिशन की योजना असफल क्यों रह गया। क्रिप्स तो बहुत अच्छे से समझाने के लिए गए थे भारत के लोगों में, लेकिन भारत के लोगों ने क्यों नहीं माना और असफल होने का रीजन क्या था, क्यों वो सफल नहीं हो पाया था। ब्रिटेन सरकार जो भेजा था क्रिप्स को कि जाओ समझा कर क्या भारत के लोगों को पागल समझ रखे थे? बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। और देखो कैसा कहानी चुपचाप उसको बच्चों की जैसा खुद आया और इंसल्ट करके क्रिप्स को भेज दिया गया कि जाओ वापस। तो क्रिप्स मिशन की असफलता का कारण क्या था? सुझावों की अपर्याप्तता। ठीक है, सुझावों की अपर्याप्तता। क्रिप्स मिशन में भारत की समस्याओं को हल करने का कोई प्रयास नहीं किया। देखो जो क्रिप्स मिशन था ना, वो भारत के लोगों के समस्याओं को हल करने का प्रयास ही नहीं किया गया। क्रिप्स योजना की असफलता का यह भी एक प्रमुख कारण था कि इनकी समस्या सॉल्व नहीं की गई भारत के लोगों को, बस समझाया जा रहा है। कोई समस्या तो सॉल्व करके दिखाओ। तो कहीं ना कहीं उन लोगों में एक सुझाव की भी कमी था, सुझाव की अपर्याप्तता था। ठीक है, दूसरा क्या है, ब्रिटिश सरकार की फिरंगी नीति। ब्रिटिश सरकार का फिरंगी नीति माना था, इसकी वजह से भी सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार की फिरंगी नीति भी क्रिप्स मिशन की असफलता का कारण रहा। वास्तव में ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता तो देना ही नहीं चाहती थी, वह तो अन्य विदेशी शासकों की चर्चलित पर दबाव था। मतलब ब्रिटिश सरकार खुद से अपना दिल से नहीं चाहता था कि भारत लोगों को सच में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो आज़ाद कर देंगे। नहीं, ये तो दूसरे के दबाव में क्रिप्स को भेजा था ना भारत। किसके दबाव में? अमेरिका वाले क्या बोल रहे थे कि भारत को आप किसी भी तरीके से मना लो। सोवियत संघ वाले क्या बोल रहे थे कि आप भारत को किसी तरीके से मना लो। तो ये विदेशी देशों के द्वारा ये प्रभावित थे, इसलिए ब्रिटिश की सरकार थोड़ा सा गम खाएं और वो भारत भेज दिए गए क्रिप्स को, नहीं तो ये भी नहीं भेजते। ठीक है, तो इनका भी एक फिरंगी नीति था, इसलिए सफल नहीं हो पाया था। मतलब ये चाह भी रहे थे और एक तरफ से नहीं भी चाह रहे थे। अंग्रेजों के प्रति अविश्वास। भारत के लोगों को अंग्रेजों के प्रति बिल्कुल विश्वास नहीं था। ठीक है, अंग्रेजों की प्रथम विश्व युद्ध के समय सही यह नीति रही थी कि वे परिस्थितिक जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, उसी टाइम भी ये नीति ऐसा भी अपनाया था। ऐसा बात नहीं कि पहली बार अपना रहे थे। ठीक है, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वे परिस्थितिवश आश्वासन तो दे देते थे, मतलब किसी भी परिस्थितिवश क्या करते थे, वो आश्वासन तो दे देते थे, लेकिन जब संकट टल जाता था ना तो वह अपने वचनों में मुकर जाते थे। इसलिए भारतीयों को अंग्रेजों पर विश्वास नहीं था।
पांचवा क्या, अंग्रेज की दृढ़ता। अंग्रेज स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध थी। वह यह सोच रहे थे कि अगर यह मौका भारतीयों के हाथों से निकल गया तो फिर कोई भी और दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए कांग्रेस की दृढ़ता, मतलब भारत में जो लोग थे ना, कांग्रेस एक पार्टी बना रखे थे अपने, तो उन लोग दृढ़ ले लिया था कि अब हमें इन लोगों को साथ नहीं देना है तो नहीं देना है। इसलिए कांग्रेस ने क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स के प्रस्तावों की असफलता का कारण यह भी था। ठीक है, पांचवा, क्रिप्स की गलतियां। क्रिप्स जो भारत आया था ना बहुत चतुर बन के, उसका भी कुछ गलती था। क्या गलती था, देखो, क्रिप्स के मन में कई गलतियां धारणाएं भी थी। वह अपने आप को बहुत चतुर राजनीतिक समझता था। उनका मानना था कि उसके प्रस्ताव ही भारतीय की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में वह ना तो भारतीयों की समस्याओं को ना तो ठीक समझ पाया और ना ही कोई हल निकल पाया। इसलिए क्रिप्स भी बहुत ज़्यादा गलती कर दिया, भारत के लोगों को फीलिंग को नहीं समझ पाया। हैलीफैक्स का भाषण। हैलीफैक्स अमेरिका के थे। अब जब देख लिया कि ब्रिटेन के द्वारा क्रिप्स को भेजा गया और इसका बात नहीं मान रहा, तो हाथ कौन लगा दिया, अमेरिका हाथ लगा दिया। अमेरिका, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था, उसका हैलीफैक्स एक व्यक्ति थे जिसका भाषण यहाँ पे क्या दिया गया वो देखो। क्रिप्स के आगमन के समय भारत का सारा वातावरण आशाओं से भरा था। ठीक है, कि क्रिप्स जाएगा, समझाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस कार्य समिति उसके सुझावों पर विचार कर रही थी, लेकिन उसी समय अमेरिका के ब्रिटिश राजदूत हैलीफैक्स ने अपने एक भाषण में कांग्रेस की कटु आलोचना की। भारत में जो कांग्रेस पार्टी बनाया था ना, इसका हैलीफैक्स जो कहाँ के थे, अमेरिका के थे, वो आए भारत, और भारत के अंग्रेजों में, भारत के जो एक ग्रुप बना था कांग्रेस पार्टी, उसके बारे में आलोचना किया गया। आलोचना मतलब बुराई किया गया। ठीक है, धमकियां भी दी गई। इससे गांधी जी समेत कांग्रेस की बहुत सारे नेताएं क्या हो गए, और भी उसके साथ साथ क्रिप्स का रवैया भी बदल गया। अब जो क्रिप्स प्यार से समझा रहे थे ना भारत के लोगों को, अब इनका भी माहौल क्या हो गया, गर्म हो गया। अब वह भी भारतीयों की आलोचना करने लगा। इससे अंग्रेज का रुख और भी कठोर हो गया, भारत के लोगों का मन और कठोर हो गया। इसलिए क्रिप्स मिशन असफलता का कारण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ब्रिटिश राजदूत जो हैलीफैक्स का भाषण भी दिया था ना, ये भी बहुत बड़ा भारत के लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ कि वो आए और यहाँ पे थोड़ा इन लोगों को कुछ डांट फटकार करके कुछ गलतियाँ बोले भारत के बारे में, तो और भी यहाँ पे क्या हो गया, इन लोगों के मन में, इन लोगों को समझ आने लगा कि बात क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन समाप्त होता है। दोस्तों, आप लोग हर एक वीडियो में अपना एक राय मुझे देना। ठीक है, आप लोग एक मुझे छोटा सा राय ये जरूर देना कि आपको किस प्रकार से समझाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट पर निबंध लिखें। को हम इतना आसान तरीका से आपको बता देंगे कि आपको लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। बस एक दो डेट है जो कि कौन सा तारीख को क्या हुआ था याद रखना, बाकी यूं ही आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन जो आपका है वो दे सकता है नेहरू रिपोर्ट पर एक निबंध लिखें, या तो फिर नेहरू रिपोर्ट क्या है, या तो फिर नेहरू रिपोर्ट पर एक नोट्स लिखें, या तो फिर नेहरू रिपोर्ट कि असफलता का कारण बताइए। असफलता मतलब ये नेहरू रिपोर्ट भी सफल नहीं हो पाया था, तो इसके असफलता का क्या कारण है। ठीक है, तो हर एक वीडियो की हर एक क्वेश्चन के आंसर की जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कुछ मैं पॉइंट बताता हूँ जिसके माध्यम से आपको पूरा स्टोरी समझ में आ जाए। तो चलते हैं उस स्लाइड पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं उस स्लाइड पे आ चुका हूँ जहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा कहानी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आपको यूं ही आपको बहुत अच्छे तरीके से नेहरू रिपोर्ट समझ में आने वाला है। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा गहराई में भी लेकर के नहीं जाऊंगा। ठीक है, बस मैं उतना ही आपको बताऊंगा कि जीवन भर इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग आदर कर पाओगे। ठीक है, देखो बात क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है 1919 ईस्वी में एक कानून बना था। ये सब बातें जो है ना वो भारतीयों के बीच में है और इंग्लैंड आने की ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, अंग्रेजों के बीच में। ये भारतीयों और अंग्रेजों के बीच का विवाद ही बस है, और इसके अलावा तीसरा इसमें कोई आदमी नहीं है, बस दो ही देश। ठीक है, एक हमारा ब्रिटेन वाले हो गए जो अंग्रेज हैं, और एक भारत का है। ठीक है, होता कुछ ये है कि आप सभी को पता है कि ब्रिटेन वाले हम पर गुलाम कर रखे थे। ठीक है, तो 1919 ईस्वी में ब्रिटेन ने एक कानून बनाया था भारत के लिए। ठीक है, जैसे होता है कोई भी चीज़ को चलाने के लिए कैसे चलेगा नहीं चलेगा, वैसे ही ब्रिटेन ने 1919 ईस्वी में एक कानून बनाया था भारत के लिए। ठीक है, अब वो कानून कितना सफल हुआ, कितना सफल नहीं हुआ, कैसा चल रहा है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, इसको जांच करने के लिए एक साइमन कमीशन बना गया। ये सब किसके द्वारा बनाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, तो एक साइमन कमीशन बनाया गया 1927 में। उन लोगों को ऐसा लगा कि हम 1919 में कानून तो बना दिए, बट इसको देखने वाला होगा कौन। तो अंग्रेजों को जब ये बात पता चला ब्रिटेन वालों को, तो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन बनाया। कौन, वही सब बनाया। और साइमन कमीशन में कुछ लोग थे
जो कि अंग्रेजी ही थे, यानी कि ब्रिटेन वाले ही थे, इसमें भारत के एक भी नहीं थे, ठीक है। यानी कि सब का सब क्या थे, ब्रिटेन वाले ही थे। और वही सब आकर के भारत में ये देखते थे कि कानून कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है। तो 1919 में जो कानून बना था उसको देखभाल करने के लिए 1927 में एक साइमन कमीशन का एक गठन किया गया, समिति बनाई गई, ठीक है, जिसमें सबका सब ब्रिटेन वाले ही थे। अब भारत लोगों को गुस्सा चढ़ा कि आप हम पर गुलाम बनाए हो, कानून कैसा चल रहा नहीं चल रहा है आप देख रहे हो, और भारत के एक भी लोग नहीं है, और भारत के ऊपर ही ये साइमन कमीशन वाले कानून बना रखे हैं। तो एक भी तो भारतीय होना चाहिए ना, जो हमारे फीलिंग को, हमारे दर्द को समझ सके। लेकिन उस साइमन कमीशन में एक भी भारत के नहीं थे, सबका सब सदस्य अंग्रेजी ही थे, यानी अंग्रेज वाले ही थे। अब इन लोगों को गुस्सा चढ़ गया। अब आगे क्या होता है, भारत के जो लोग थे ना वो साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, ठीक है। साइमन कमीशन का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, नहीं चाहिए मुझे ऐसा कोई कमीशन। साइमन कमीशन का पूरा जोर शोर से विरोध करते हैं, ठीक है, कि हमें बस आज़ाद कर दो, ये साइमन कमीशन वगैरह आप लोग हटाओ और मुझे आज़ाद कर दो, ठीक है। तो उसी टाइम एक व्यक्ति थे लॉर्ड, जो कि भारत को चुनौती देते हैं। अब ये होता क्या, सो देखो, ये लॉर्ड कहाँ के व्यक्ति थे, ये जो लॉर्ड थे ना वो ये ब्रिटेन के ही व्यक्ति थे, ठीक है। ये जो लॉर्ड थे वो ब्रिटेन के ही व्यक्ति थे, ठीक है। अब ये ब्रिटेन के कौन व्यक्ति थे, तो ब्रिटेन के वे व्यक्ति थे जो वहाँ के प्रधानमंत्री ने भारत इसको भेज रखा था भारत के लोगों को देखभाल करने के लिए। तो ये भारत के सचिव बन गए थे। लेकिन ऐसा मत समझना कि लॉर्ड भारत के ही व्यक्ति थे, क्योंकि कहीं पे लिखा रहता है भारत का सचिव लॉर्ड। तो भारत का सचिव भले ही लॉर्ड था, लेकिन ये लॉर्ड व्यक्ति असलियत में कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इनको यहाँ पे, वहाँ का सरकार ने इसको यहाँ पे भेज रखा था, क्योंकि बार बार सरकार थोड़ी ना आएगा यहाँ पे, वहाँ के जो प्रधानमंत्री था वो थोड़ी ना आएगा यहाँ पे बार बार देखने के लिए कि भारत में क्या हो रहा नहीं हो रहा है। तो वो एक व्यक्ति चुने थे जिसका नाम था लॉर्ड, ठीक है। अब लॉर्ड को ही भारत में क्या हो रहा नहीं हो रहा उसका मैन वही था, लॉर्ड को ही बनाया गया था, ठीक है, कि सब कुछ आपको ही देखना है। तो जब भारत वाले साइमन कमीशन का विरोध कर देते हैं तो लॉर्ड वहाँ से आता है, ठीक है, और लॉर्ड को गुस्सा चढ़ता है कि हमारे लोगों के, भारत के लोग मना कर रहे हैं। तो लॉर्ड क्या बोलते हैं, भारत के लोगों को चुनौती दे देते हैं कि अगर आप लोगों में इतना ही हिम्मत है तो आप लोग एक संविधान बना करके दिखा दो। अगर आप लोग संविधान बना करके दिखा दोगे तो हम आपको आज़ाद कर देंगे, ठीक है। ये चुनौती दे देता है भारत के लोगों से, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ के लोग में खुद फूट जाते हैं हिंदू मुस्लिम करके। तो इन लोगों से कभी संविधान बनेगा, अगर हिंदू के पक्ष में कानून बनाएंगे तो मुस्लिम वाले रुक जाएंगे, मुस्लिम वालों के पक्ष में बनाएंगे तो हिंदू वाले रुक जाएंगे, तो इन लोगों से कभी संविधान नहीं बनेगा। तो लॉर्ड ऐसा कर दिया कि आप लोग एक संविधान बना करके दिखाओ, उसके बाद हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो बात आ जाता है 1928 ईस्वी में। तो नेहरू ने बोल लिया चलो ठीक है, हम एक संविधान बना करके दिखा देते, उसके बाद आप क्या करना, हमें आज़ाद कर देना। तो इस चुनौती को एक्सेप्ट कर लेता है और नेहरू के साथ एक समिति का गठन होता है, भारत के लोगों का ही ये गठन होता है, ठीक है। नेहरू अपने साथ में बहुत सारे 8 सदस्य थे, ठीक है, और भी अन्य सदस्य थे, ठीक है। तो उसके साथ में गठन होता है, एक समिति का बैठक होता है कि अब हम लोगों को संविधान बनाना और ऐसे ऐसे हम लोगों को कानून व्यवस्था बनाना है, और ये कानून हम बना करके अंग्रेजों के हाथों में लौटा देंगे कि देखो मैंने संविधान का कानून बना करके दे दिया, अब आप लोग मुझे आज़ाद कर दो, ठीक है। लेकिन वही हुआ जो लॉर्ड पहले चाहते थे। लॉर्ड को पता था कि ये लोग कभी संविधान नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो नेहरू ने बनाने का प्रयास किया, वो एक समिति को बुलाया, ठीक है। और उस समिति को बुलाने के बाद क्या होता है, इन लोगों ने बहुत अच्छा तरीका से एक संविधान का कानून बना लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम में थोड़ा सा विवाद हो गया, जिसके वजह से ये जो नेहरू रिपोर्ट था ये अच्छा तरीका से आगे सफलता नहीं प्राप्त हो पाया, ठीक है। तो जो नेहरू ने कुछ लोगों के साथ अपना एक समिति जो बनाया था ना कि हम लोगों को एक संविधान का कानून बनाना है, अंग्रेजों ने हम लोगों को ऐसा बोला है, तो वही जो नेहरू का जो समिति था ना, कुछ लोगों के साथ जो मिलकर समिति बनाया था, उसी का नाम दिया गया था नेहरू रिपोर्ट। और बाद में ये खुद ये भारत के लोगों के यही कारण से क्या हो गया, यहाँ पे असफल हो गया, सफल नहीं हो पाया, क्योंकि अंग्रेजों ने चैलेंज ये कर रखा था कि अगर आप सही सलामत से बिना किसी का विरोध में, भारत के हर एक लोग अगर आपके कानून से सहमत होंगे तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। और अगर आप जो भारत के कानून संविधान का जो आप लोग कानून बनाओगे, ठीक है, अगर वो एक भी भारत के लोग अगर मानने से इनकार कर दिए तो कानून नहीं बनेगा, और वही चीज़ें फाइनली जाकर के हो जाता है। बस इतना ही था, ठीक है। अब आगे कुछ भी नहीं। अगर आप आगे का वीडियो नहीं भी देखोगे ना, तो जितना मैंने आपको शुरू से अंत तक बताया उतना आप लोग लिख देना, बस आपको मार्क्स मिलेंगे निश्चित तौर पे, ठीक है। लेकिन कैसे लिखना, कैसे सजाना, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन के आंसर की ओर। देखो दोस्तों, मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसके पहले जो मैंने पेज में अभी बताया आपको छोटा सा कहानी, वो चीज़ याद रखना और उस डेट को याद रखना, तभी ये समझ पाओगे, नहीं तो याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। वहाँ पे नहीं होगा तो आप एक अलग पेज में क्या करो, उस पॉइंट को लिख लो जो मैंने अभी छोटा सा स्टोरी में बताया, और उसके बाद वीडियो देखो, निश्चित तौर पर आपको 100% समझ आएगा। एक पेज में लिख करके सामने रख लो और वीडियो देख लो, ठीक है।
देखो नेहरू रिपोर्ट क्या है। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया, ठीक है। इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, सभी को पता है, तथा इसमें किसी भी भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया था। भारतीयों की इस आयोग में सम्मिलित नहीं करने के कारण अंग्रेज जो कांग्रेस पार्टी था, कांग्रेस मतलब भारत के लोग में कुछ पार्टी बना था कांग्रेस, हिंदू वाले एक तरह से बोल सकते हैं, मुस्लिम वाले मुस्लिम लीग बना रखे थे, ठीक है। तो भारत के कुछ लोग कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा तथा अन्य सभी दलों द्वारा इस आयोग का जमकर विरोध किया गया कि इसमें कोई भी भारत नहीं है, ये हमारे फीलिंग को कैसे समझ पाएंगे, ठीक है। तो विरोध कर दिया गया। भारतीयों ने जब साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया तब भारत के सचिव लॉर्ड, ये भारत के सचिव बनाया गया था, भारत को देखभाल करने के लिए बनाया गया था इस लॉर्ड को, लेकिन ये थे ब्रिटेन के। तो ये ब्रिटेन का ही ना पक्ष लेंगे, भारत के थोड़ी ना पक्ष लेंगे। तो सचिव जो लॉर्ड थे ना, उसने नवंबर 1927 ईस्वी को भारतीयों के सामने एक चुनौती रखी कि वे अगर एक ऐसा संविधान का निर्माण कर ब्रिटिश संसद के समक्ष पेश करे जिससे सभी दलों का समर्थन व सहमति प्राप्त हो, कि वो एक ऐसा संविधान का निर्माण करे जिससे भारत के सभी लोग सहमत हो, तो हम उसको आज़ाद कर देंगे, ठीक है। लेकिन उसको ये बात पता था, क्योंकि लॉर्ड का मानना था कि भारतीय एकमत होकर कभी भी अपने देश के लिए संविधान नहीं बना सकते। मतलब उनको पता था कि भारत के लोग कभी भी एक साथ एक हो ही नहीं सकते हैं और एक होकर के कभी ये लोग कानून बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये बात उनको पता था कि अगर आप लोग में इतना ही दम है तो आप लोग एक कानून बना करके दिखाओ और जिसमें सभी का सहमति प्राप्त हो, ठीक है। अब आगे क्या होता है देखो। अब भारतीयों ने लॉर्ड की चुनौती को स्वीकार कर लिया। भारत के लोगों ने जो लॉर्ड द्वारा चुनौती दिया गया था उस चुनौती को स्वीकार कर लिया जाता है और वह एक संविधान निर्माण करने का फैसला कर लेता है कि हर हाल में हम लोग संविधान निर्माण कर लेंगे तो कर लेंगे। फिर बात हो जाता है 11 मई 1928 को पंडित मोतीलाल की नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू ही, ठीक है, की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 8 सदस्य समिति की गठन होता है। मतलब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उसके साथ में 8 सदस्य मिल करके एक समिति का गठन होता है कि हम लोगों को संविधान का निर्माण करना है, ठीक है। और वो जो समिति का गठन हुआ था उसी को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस समिति ने अगस्त 1928 में, देखो 11 मई 1928 यानी कि मई 1928 में उन लोग समिति बना रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सब क्या कर रहे थे, बैठ करके बात कर रहे थे मई में। फिर मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त 3 महीना में फिर उसके बाद क्या होता है, अगस्त आ जाता है। तो अगस्त में उन लोग संविधान का पूरा रूप से तैयार कर लिया जाता है और इसी को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो इनको मिला था कि संविधान निर्माण करके आप लोग दिखा दो, ठीक है। तो संविधान निर्माण करने का प्रक्रिया अगस्त में हुआ और इसको चैलेंज मिला था उधर नवंबर में ही, ठीक है। फिर मई में इन लोग बैठक करते हैं, फिर अगस्त में इन लोग क्या कर लेते हैं, उस चैलेंज को करके दिखा देते हैं, ठीक है। अब आगे देखो क्या होता है। नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश, आखिर जो सभी लोग मिल करके वहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार किया था जिसको बोल सकते हैं कि जो संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया किया था उसमें क्या क्या बातें रखा गया था। आखिर वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सब जो मिल करके बनाया गया था समिति, तो उसमें कुछ तो बताया गया होगा। संविधान निर्माण का मतलब क्या, कुछ तो वहाँ पे सिफारिश रखा गया होगा ना। तो ये भारत के लोगों के द्वारा क्या क्या सिफारिश रखा गया, तो पहला सिफारिश ये रखा गया कि नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही गई। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है दोस्तों औपनिवेशिक स्वराज, मतलब अब हमें वो स्वराज चाहिए, हमें अपना देश चाहिए, ठीक है। उस डोमिनियन का मतलब था उस पर अब मेरा अधिकार होगा, हमें खुद अपना जो हमारा देश हो हमें चाहिए, ठीक है। इससे तात्पर्य है देश में सरकार तो भारतीयों की होगी। देखो अगर मैं बोलूँगा डोमिनियन अगर स्टेट का, तो दूसरा भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो, भारत तो सरकार, ये जो सरकार होगी वो भारत की होगी परंतु ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अधीन होगी। मतलब कि यहाँ का जो सरकार जो भी नियम कानून होगा वो सब भारत के ही सरकार संभालेगी, लेकिन हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे। राष्ट्रमंडल का मतलब होता है कि हम आपसे जुड़े रहेंगे, ठीक है। उन्हें ब्रिटिश से हम जुड़े रहेंगे, मतलब यहाँ का सरकार तो भारत के होंगे लेकिन हम आपसे जुड़े रहेंगे। ये पहला कथन था नेहरू की जो समिति बनाया गया था उन लोगों का। दूसरा ये बताया गया था कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की जाए। भारत के लोगों द्वारा ये कहा गया कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना हो जिसमें द्विसदन हो, 2 सदन हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या, भारत में एक संघीय प्रणाली की स्थापना की जाए। यानी भारत के लोगों के द्वारा कहना था कि भारत में एक संघीय प्रणाली सब एक, ठीक है, स्थापना की जाए और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों की बजाय केंद्र के पास हो। प्रांतों मतलब होता है राज्यों कि जितने सारा शक्ति है वो राज्यों के हाथों में ना होकर के केंद्रों के पास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी भी आपको सभी को पता है केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार। जब कोई संकटकालीन स्थिति हमारे भारत पर आ जाता है ना, तो हर एक राज्य के जो मुख्यमंत्री होता है ना उसको कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं। उस टाइम सारा शक्ति किसके पास चल जाता है, राज्य को ना होकर के केंद्र सरकार के पास चल जाता है, ठीक है। तो यही कहना भारतीय के लोगों का भी था कि जितना सारा शक्ति होता है वो राज्यों को ना होकर के केंद्र के पास होना चाहिए। ये भारत के लोगों का मानना था, ठीक है। चौथा इसने रूल्स क्या बना रखा था, भारत के लोग जो नेहरू रिपोर्ट वाले थे इन लोगों ने चौथा कानून क्या बना रखा था कि किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा,
भारत के लोग हर एक चीज़ को चाहते थे ना कि हम लोग इस प्रकार से कानून बनाए ना कि भारत के हर एक लोग सहमत हो। इसीलिए तो चौथा पॉइंट डाले थे कि किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अगर हम बोल देंगे नहीं हिंदू धर्म होगा भारत, तो इससे मुस्लिम वाले रुस जाएंगे। अगर मुस्लिम धर्म बोलेंगे तो हिंदू वाले रुस जाएगा। इसलिए क्या बोला कि हमारा जो राज होगा ना वो कोई भी धर्म पर डिपेंड नहीं होगा, ताकि सारे लोग सहमत हो और हम अंग्रेजों से जीत पाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पांचवा क्या, नेहरू रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रस्ताव रखा गया। नेहरू रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि हमें सुप्रीम कोर्ट का भी गठन करना है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद छठा पॉइंट में ये भी रखा गया कि 21 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष तथा महिलाओं को मतदान करने का अधिकार भी दिया जाएगा। सातवां पॉइंट में ये भी बताया कि सभी भारतीयों को 19 मौलिक अधिकार एवं महिलाओं को पुरुषों के समान सभी अधिकार दिए जाएंगे। 19 मौलिक अधिकार का बात किया गया और महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिया जाने की भी बात किया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आठवां, ठीक है, प्रांतों मतलब था राज्य, ठीक है। राज्यों में अल्पसंख्याओं के लिए सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया। जैसा अभी भी आप लोग देख सकते हैं, जिन भी कोई वर्ग का जाति का क्या होता है, जनसंख्या कम होता है, उसे आरक्षण दिया जाता है। वैसे ही कहा गया कि राज्यों में अल्पसंख्या, जो राज्य में कम जनसंख्या वाले हो गए ना, उसको भी कुछ सीटें आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा, ताकि वो लोग अलग ना हो जाए। ये नहीं कहे कि मेरा जनसंख्या कम है तो बाद में सब हम लोग को दबोचेंगे, तो ताकि हर एक चाहते थे ना कि हमें सहमति प्राप्त हो। तो देखो अल्पसंख्याओं के लिए भी यहाँ पे नीति बनाई गई, ठीक है, कि उनको भी अलग से आरक्षण दिया जाएगा। 9 नंबर में क्या बनाया गया, प्रांतों का विभाजन, यानी कि जो राज्य है, राज्यों का विभाजन या गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा, ना कि किसी वर्ग या समुदाय के आधार पर। मान लो कि झारखंड का ही बंटवारा हुआ, तो ऐसा नहीं कि झारखंड में जितने सारे वर्ग, अलग अलग प्रकार के वर्ग हैं, तो झारखंड को भी अलग अलग भागों में बांट देंगे, नहीं, भाषा के आधार पर होगा, ठीक है। कहीं अगर भोजपुरी भाषा बोलते हैं तो भोजपुरी के आधार पर आप लोग राज्य का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जाति धर्म के नाम पर आप लोग राज्य का निर्माण नहीं कर सकते, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट 10 नंबर बताइए कि देश की मुख्य भाषा भारतीय, हिंदी, संस्कृत या अन्य भारतीय भाषा होगी। हालांकि अंग्रेजी भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा कोई और दूसरा भाषा हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है। अतः जो 10 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष उपरोक्त सभी प्रस्ताव रखे गए। जो अभी तक हम लोगों ने 10 पॉइंट पढ़ा, ये 10 पॉइंट भारत के लोगों ने बोल दिया कि चलो हमने निर्माण कर दिया। जो आप लोगों ने बोला था, चैलेंज दिया था कि आप लोग संविधान निर्माण करके दिखाओ, संविधान हम लोगों ने निर्माण कर दिया। उसमें से ये सब कानून है और ये अंग्रेजों के प्रति सौंप दिया गया, ठीक है। अब जब सौंप दिया गया तो आगे क्या होता है देखो। अब इतना तो कानून बन गया, ठीक है, इतना भारत के लोगों ने कानून बना लिया, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में इतना कानून आ गया। अब पारी है किसको देने का, अब पारी है ब्रिटिशों को देने का, जो चैलेंज कर रखा था, ठीक है, उनको देने का। तो अब क्या होता है, उसी टाइम देने से पहले भारत के लोगों ही अटंगा डालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या था, लॉर्ड ने अपनी चुनौती में संविधान का ऐसा मसौदा तैयार करने को कहा था जो सभी वर्ग, समुदाय तथा राजनीतिक संगठनों द्वारा स्वीकृत हुआ। तो भारत के लोगों ने स्वीकृत कर लिया था और फाइनली जाकर के नेहरू रिपोर्ट के अधिकतर प्रस्ताव या सुझाव के लगभग सभी राजनीतिक दल सहमत थे, ठीक है। परंतु कुछ प्रस्तावों की वजह से कुछ राजनीतिक संगठन नेहरू रिपोर्ट से असंतुष्ट हो गए। फिर बात वही आ गया ना, मतलब नेहरू रिपोर्ट से सब कुछ संतुष्ट था, लेकिन लास्ट में जाते जाते कुछ लोग असंतुष्ट भी हो गए। वो कौन कौन थे, पहले तो मुस्लिम लीग वाले प्रतिक्रिया, ठीक है। मुस्लिम लीग वाले ने क्या प्रतिक्रिया, वो देखो, मुस्लिम लीग ने भी अटंगा डालने का प्रयास किया, थोड़ा थोड़ा कांग्रेस वाले भी। देखो क्या हुआ, मुस्लिम लीग नेहरू रिपोर्ट के कुछ प्रस्ताव से सहमत थी, परंतु उन्हें कुछ प्रस्ताव से आपत्ति भी थी। अंत में जिन्ना की मांग, जिन्ना जो मुस्लिम लीग के अंदर ही आते थे, ठीक है, जिन्ना की मांगे पूरी नहीं होने पर मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया। मतलब ये जो जिन्ना थे मुस्लिम लीग का, उसने क्या किया, खारिज कर दिया किसको, नेहरू रिपोर्ट को, मतलब आगे बढ़ने नहीं दिया। फिर दूसरा जो कांग्रेस थी, भारत में जो कांग्रेस पार्टी भी था ना, उसने भी थोड़ा सा अटंगा डाला। क्या देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिकांश सदस्य नेहरू रिपोर्ट से सहमत थे, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। अब ये मत समझना कि नेहरू रिपोर्ट है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही ने क्यों ऐसा आपत्ति जताई। तो नेहरू रिपोर्ट इसका नाम रखा गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही सिर्फ उसमें थे, और भी लोग उसमें शामिल थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये सब चीज़ों से आपत्ति नहीं था, इनको हल्का सा एक छोटा सा पॉइंट से आपत्ति था। क्या था सो देखो, नेहरू रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही गई थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इस फैसले से नाखुश थे। क्यों पता है, क्योंकि डोमिनियन का मतलब क्या बताया था कि भारत में सरकार भारत का होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ब्रिटेन से जुड़े रहेंगे। लेकिन इन लोगों का कहना था नहीं, हम लोग कुछ भी जुड़े नहीं रहेंगे, हम लोग हमें अपना स्वराज चाहिए, हमें अपना देश चाहिए। और ये सब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस, ये बस अपना देश का स्वराज मांग रहे थे कि हम कोई भी संबंध अंग्रेजों से नहीं रखेंगे, बस हमें अपना चाहिए, ठीक है। लेकिन डोमिनियन में बात की गई था कि हम आपसे संबंध रखेंगे। तो ये डोमिनियन को लेकर के थोड़ा सा आपत्तिजनक क्या हुआ, इन लोगों को आपत्ति जताया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने फिर बाद में इन लोगों ने क्या किया, धीरे छोटा सा इन लोगों के अंदर एक क्या होता है, आपत्तिजनक
कुछ मन में इन लोगों की बातें आती है, ठीक है, और उसके वजह से खारिज कर दिया जाता है जो नेहरू रिपोर्ट बनाया गया था। और फाइनली जाकर के वही होता है जो लॉर्ड ने प्रस्ताव रखा था कि आप लोग से कभी संविधान निर्माण नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखो क्या होता है। अब तो यहाँ पे देख लिया कि नेहरू रिपोर्ट बनाया गया। जब उसके पास देने के लिए जा रहे थे तो यहाँ पे 2 गो छोटा सा अटंगा डालने का काम आ गया। उसके बाद अब देखते हैं ब्रिटिश सरकार क्या प्रतिक्रिया देता है, क्या वो अब कुछ हम लोगों के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं या नहीं। अब देखो, कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को दिसंबर 1929 तक रिपोर्ट को स्वीकार करने का समय दिया। 1928 में बन गया था रिपोर्ट, ठीक है, और 1928 में अंग्रेजों, ये जो ब्रिटिश वाले सरकार थे उसको जाकर के भारत के लोगों ने दे दिया। और ब्रिटिश सरकार को देने के बावजूद, ठीक है, 1 साल का टाइम दिया गया कि 1929 तक दिया था 1928 में, और उसको टाइम दिया गया 1929 तक, यानी 1 साल तक आपको कोई जवाब दे देना। अब आप लोगों के मन में यह आ रहा होगा कि जब इन लोग भारत के लोग संतुष्ट नहीं थे तो फिर रिपोर्ट क्यों दिया। भारत के लोग संतुष्ट नहीं थे फिर भी अंग्रेजों को रिपोर्ट दे दिया गया, ठीक है। तो उसको 1 साल का टाइम दिया गया कि 1 साल के अंदर आपको अगर कुछ करना तो करो, नहीं तो रिपोर्ट का स्वीकार नहीं किए जाने की दिशा में कांग्रेस ने एक बड़े जनधन आंदोलन की चेतावनी भी दी थी कि अगर 1 साल के अंदर 1929 तक अगर कुछ आप सॉल्यूशन देते तो ठीक है, नहीं तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट पर सभी भारतीय राजनीतिक संगठनों की सहमति होने के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट को अत्यधिक प्रगतिवादी और आधुनिक बताकर इसे अस्वीकार कर दिया। अब देखो फाइनली क्या होता है। सो भारत के लोगों के अंदर कुछ ना कुछ कमी नज़र आ रहा था ना, कि जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें कुछ कुछ कमी नज़र आ रहा था। फिर भी भारत के लोगों ने बोला चलो ठीक है, ये सब कमी है, इसके बावजूद भी हम दे देते हैं ब्रिटिश सरकार को और देखते हैं कि क्या वो हमें आज़ाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इनके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार को दिया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे अत्यधिक प्रगतिवादी और आधुनिक, मतलब इसे गलत ठहरा करके बोला गया कि ये नहीं चलेगा, इसमें बहुत सारा त्रुटियां हैं, आप लोग संविधान का निर्माण नहीं कर पाए, इसलिए आप लोग को स्वराज नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से जो नेहरू रिपोर्ट था वो असफल हो गया। तो चाहे नेहरू रिपोर्ट पर निबंध बोले चाहे असफल का कारण बोले, आपको यही आंसर डालना है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। उसमें क्या बताया गया कि असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। आप लोग ये 10th में पढ़ रखे होंगे, 12th में पढ़ रखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेल से देखना है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को पॉइंट में बता रखा है, सारा पॉइंट को मैं डिस्कशन करूँगा और आप लोग को एग्जाम में जाकर के लिख देना, ठीक है। यकीन मानिए कि आप लोग बहुत आराम से लिख पाओगे, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या इंप्रूव करना, सो देखिए, असहयोग आंदोलन के कारणों की व्याख्या करें कि असहयोग आंदोलन का जो कारण था उसका वर्णन करना है। तो असहयोग आंदोलन है क्या। तो असहयोग आंदोलन का अर्थ होता है कि अब किसी भी तरह से ब्रिटिश शासन को सहयोग नहीं करना। ब्रिटिश शासन मतलब जो अंग्रेजों था उनको अब सहयोग नहीं करना है। पहले भारत के लोग डर से, कुछ लोग अपने से क्या कर रहे थे, उनको मदद कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे। अब सहयोग नहीं करना, उसी को बोलते हैं असहयोग। और ये आंदोलन कब से कब तक चला था, 1920 से लेकर के 22 तक चला था। तो आपको लिखना असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। और इसका अर्थ यह था कि अब भारत लोगों को किसी भी प्रकार से ब्रिटिश शासन का मदद नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है असहयोग आंदोलन के कारण, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे जो इस प्रकार से। असहयोग आंदोलन का जो मेन कारण था वो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्यों, आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसमें से क्या हुआ था, एक बाउंड्री था, वहाँ पे सारे लोग, भारत के लोग बैठे हुए थे और ब्रिटिश शासन ने क्या कर दिया था, वहाँ पे गोले चला दिए थे जिसमें से बहुत सारे लोग मर गए थे। उसके बाद सारे लोगों ने ठान लिया कि मुझे अंग्रेजों को मदद नहीं करना, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना, ठीक है। तो मेन कारण यहाँ पे ये था। और भी बहुत सारे कारण था, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मैंने सारा एक करके बता रहा हूँ, आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, पहला है रॉलेट एक्ट। तो यहाँ पे हेडिंग, जब आप लोग एग्जाम में जाओगे और ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जब इसका आंसर लिखोगे तो पहला हेडिंग लिखोगे रॉलेट एक्ट और फिर इसके बारे में डिस्कशन करना है नीचे, ठीक है। ये नहीं समझना कि सिर्फ रॉलेट एक्ट लिख करके छोड़ देना है, नहीं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा था रॉलेट एक्ट काला कानून, और भी मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ वो सब कुछ लिखना है। फिर दूसरा में हेडिंग डालना जलियांवाला बाग हत्याकांड और इसके नीचे जो मैं अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा उसको डालना। ये नहीं कि सिर्फ हेडिंग लिख के छोड़ दिया, ऐसा नहीं। पहले हेडिंग लिखना, उसके बाद नीचे आपको डिस्कशन करना, ठीक है। अगर हेडिंग छूट जाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका जो हम डिस्कशन बताएंगे वो आपको जरूर करना है, ठीक है। तो पहला रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट है क्या, तो देखिए रॉलेट एक्ट एक काला कानून था, यानी कि जो काला कानून बोलते हैं जो लोगों को फायदा नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जो अंग्रेजों ने चलाया था, किसके प्रति, भारत के लोगों पर चलाया गया था। अच्छा, रॉलेट एक्ट क्या था, तो रॉलेट एक्ट काला कानून था जो अंग्रेजों द्वारा
भारतवासियों पर चलाया गया था। रॉलेट एक्ट के तहत जो अंग्रेज के जितने भी सारे शासन थे, प्रशासन थे, जितने भी सारे लोग थे, उनको अंग्रेजों ने अधिकार दे दिया था अपने आदमियों को कि भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए हुए उसे जेल में डाल दो। अगर मान लो किसी भी भारतीयों पर शक हुआ कि ये नहीं, ये गलत आदमी है, किनको, अंग्रेजों को, अगर अंग्रेजों को किसी भी भारतीय पर शक हुआ कि ये गलत आदमी है, तो उनका मुकदमा नहीं चलाया जाएगा कि ये भारत के लोग है, ये जो है वो क्या गलती किया, नहीं गलती किया। सो डायरेक्ट उनको अधिकार मिल गया था, किसको, अंग्रेजों के लोगों को, कि डायरेक्ट भारत के लोगों को जेल में डाल दो। तो भारतीयों को बहुत ज़्यादा गलत लगा कि यार ये कौन सा नियम है कि कुछ गलत भी ना करो, बिना कुछ पूछे वगैरह जेल में डाल दे। तो ये रॉलेट एक्ट उसी टाइम चला था, तो भारत के लोगों ने इसको विरोध किया और इन्हीं को विरोध किया और कहा कि अब हम लोग अंग्रेज को मदद नहीं करेंगे, यानी कि असहयोग करेंगे। ठीक है, तो ये था रॉलेट एक्ट। तो भारत के सारे लोगों ने क्या किया था, रॉलेट एक्ट को हटाने का ना बात कर रहा था कि इसे हटाओ, ऐसा कानून नहीं बनाया जाना चाहिए। और अंग्रेजों के प्रति लड़ाई भी लड़ा और अंग्रेजों को बोला गया, सारे भारत के लोग मिल गए और बोला कि अब हम लोग को अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको लिखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें से भारत के लोग एक मीटिंग बैठ करके मीटिंग कर रहे थे, ठीक है, जलियांवाला बाग में। और वहाँ से किसी न किसी कारण से किसको पता चल गया, अंग्रेजों को पता चल गया। तो अंग्रेजों ने सोचा कि शायद सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं हम लोग को मारने के लिए, यानी कि अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के लोग इसलिए मीटिंग कर रहे हैं कि हम लोग को मारेंगे। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, अपने सैनिकों को धड़ाधड़, अपने बहुत सारे सैनिकों को वहाँ पे जलियांवाला बाग जहाँ पे बैठे थे भारत के लोग, वहाँ पे भेज दिया और अंधाधुंध गोलियां चला दिया। और वहाँ पे बाउंड्री था, लोग भाग भी नहीं सकते थे, वहाँ पे कुआं था, कुछ लोग कुआं में गिर गए। ठीक है, और अंधाधुंध गोलियां चला दी गई, जिसके कारण से महात्मा गांधी और इनको जितने भी सारे लोग थे, जब सभी को पता चला तो सारे लोग मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा उत्पन्न होने लगा और बहुत सारे लोग मार भी गए थे। अब उस लोगों ने क्या बोला कि अब हम लोग रुकेंगे नहीं, और भी जो जितने सारे लोग थे सब एकता हो गया और बोला कि अब हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजों के प्रति लड़ाई लड़ेंगे। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, किस लिए, तो हमारे ये आने के असहयोग आंदोलन के लिए, यानी कि अंग्रेजों को सहयोग नहीं करने के लिए। तीसरा, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि खिलाफत आंदोलन है जो मुस्लिमों द्वारा चलाया गया था। आपको पता है कि शुरुआत से ही मुस्लिम और हिंदू चलती आ रहा है। तो अंग्रेजों के प्रति भारत के लोग, हिंदुओं तो लड़ ही रहे थे और मुस्लिम भी लड़ रहे थे। खिलाफत आंदोलन जो थे वो मुस्लिम लड़ रहे थे, किसके प्रति, अंग्रेजों के प्रति। ठीक है, तो इधर से मुस्लिम तो लड़ ही रहे थे अंग्रेजों से, और इधर से कौन लड़ रहे थे, भारत के लोग भी अंग्रेजों से लड़ रहे थे। इस सिचुएशन में दोनों अंग्रेजों से लड़ रहे थे, कौन, हिंदू और मुस्लिम। अब हिंदू और मुस्लिमों ने सोचा कि अगर हम लोग एक साथ हो जाएंगे तो अंग्रेजों को आराम से हरा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं खिलाफत आंदोलन जो मुस्लिमों का आंदोलन था, उसी की वजह से भारत के हिंदू और मुस्लिम एक साथ हो गया और अंग्रेजों का नींव हिला दिया। अंग्रेजों को भगाने में एक अहम भूमिका निभाई और अंग्रेजों को बोला गया कि अब हम लोग साथ नहीं देंगे, और हिंदू और मुस्लिम मिल गया। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज के लोग जो थे वो डर गए। ठीक है, चौथा रीजन देना, अकाल और प्लेग। अब उसी कारण से क्या होता है, इतना ज़्यादा लड़ाई वगैरह चला था, प्लस में सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से फसल उत्पन्न नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और फसल जब उत्पन्न नहीं हो पा रहा था तो वहाँ पे सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, और उस सिचुएशन में भी भारत के लोग पर कर बढ़ा दिया गया था। ठीक है, और अंग्रेजों इस पर शोषण कर रहा था, अंग्रेज और भारत के लोग पास खाने का व्यवस्था नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जो सूखा हो गया था ना, तो अंग्रेज को लोग तड़पने लगे। इन लोग के पास कुछ पैसा नहीं होता था कर देने के लिए, अंग्रेजों को देने के लिए कुछ पैसा नहीं होता था, फिर भी इनका फसल बर्बाद हो जाता था। इनको सुनने वाला कोई नहीं होता था, न सरकार होता था, ना कोई इसको मदद करता था। तो इन लोगों के पास गुस्सा उत्पन्न हुआ और इन लोग भी क्या किया कि सरकार को हम लोग को मदद नहीं करना है, यानी कि अंग्रेजों को मदद नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इन लोग सूखा से अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान थे। नेक्स्ट, विदेशी घटनाओं की प्रतिक्रिया। अब देखिए, ऐसा नहीं कि उस टाइम भारत में ही सिर्फ लड़ाई चल रहा था, विदेश यानी कि अलग अलग देशों में, हमारे देश से बाहर भी लड़ाई चल रहा था। तो वहाँ की लड़ाइयों को देख करके भारत के लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा कि देखिए, जो बाहर के लोग हैं, यानी बाहर के देश हैं, वहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ करके क्या किया गया है कि बहुत सारे देश ने छुटकारा पाया अंग्रेजों से और भी दूसरे लोगों से। तो हम लोग भी यहाँ पे लड़ करके छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विदेश घटनाओं की प्रतिक्रिया, यानी कि विदेश से देख करके, सीख करके भारत के लोगों ने भी बहुत कुछ क्या किया, सीखा, बहुत कुछ सीखा। और उसी की वजह से भारत के लोगों ने अंग्रेजों को सहयोग करने का मन बैठा लिया कि हम लोग को सहयोग नहीं करना है। तो विदेश, अलग अलग देशों से भी बहुत सारे इन लोगों का सीख मिला। उसका छठा, स्वराज्य की प्राप्ति करना। स्वराज मीन्स हमारा जो देश है उसका प्राप्ति करना, क्योंकि हमको पता है कि उस टाइम अंग्रेजों का शासन चल रहा था, यानी कि उस टाइम भारत था अंग्रेजों का। तो इन लोग अपना देश को अपना चाह रहे थे और अपना सरकार बनाना चाह रहे थे और अपना मर्जी से काम करना चाह रहे थे, लेकिन उस टाइम तो अंग्रेज कर रहे थे। तो इन लोग का एक और मन में बैठ गया था कि अब हम लोग को अंग्रेजों को हटाना और अपना देश का प्राप्ति खुद से करना और अपना सरकार खुद से बनाएंगे। तो इसीलिए बोल रहा था कि अब अंग्रेजों को हटाएंगे और इनका सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है,
सातवां, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट। अब देखिए उसी टाइम आपको पता है कि उसी टाइम जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो आपको पता है कि जब भी विश्व युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं कोई भी देश में अगर ऐसा युद्ध होता है तो उसका आर्थिक संकट होता है। आर्थिक मतलब पैसों में बहुत ज़्यादा संकट होता है, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका था। अब यहाँ के जो लोग थे, भारतीय लोग परेशान हो चुके थे। अब इनके फसल भी बर्बाद हो गए थे, तो इनके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुसीबत बढ़ती हुई जा रहा था, ठीक है। और इधर से प्रथम विश्व युद्ध था, उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसों का खर्चा हो चुका था। तो इन लोग बहुत ज़्यादा बेबस परेशान हो गए, इसलिए इन लोगों ने मन ठान लिया कि हम लोगों को अंग्रेजों को मदद नहीं करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको लिख लेना दोस्तों। तो मैंने बहुत ही छोटा वीडियो में 8 मिनट की वीडियो में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डीपली मैंने बता दिया है, ठीक है। और समय बहुत कम है, जितना भी हेल्प हो सकता है मैं कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब। बाकी जो क्वेश्चन बच गया दोस्तों उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करने का प्रयास करूँगा।